A very good morning, everyone, guys. Let us start with the last lecture of LLP. Okay, so today is the last class of LLP and we are going to complete it off. चलो अभी मुझे 2-3 क्वेश्चन का जवाब दो, ठीक है? वैसे तो LLP का सारा जो टॉपिक्स है ना वो खत्म हो चुका है हमारा. आज जो है लास्ट क्लास है और जो टॉपिक्स है आप देखोगे ऑलमोस्ट कंपनीज एक्ट में आपने जो पढ़ा था ना ऑलमोस्ट सेम है. जैसे वहां पे आपने पढ़ा था अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, याद है ना? अकाउंट्स ऑफ कंपनीज पढ़ा था. तो बताओ मेरे को, वहां पे हम लोग करते थे बुक्स ऑफ अकाउंट कितने साल के लिए प्रिजर्व करके रखना पड़ता है? 8 years. सच पीरियड एज में बी प्रेस्क्राइब. तो रूल में प्रिस्क्राइब था, यहाँ पे भी कहां प्रिस्क्राइब है बताओ? रूल में प्रिस्क्राइब है. कितना साल? 8 साल. एनुअल रिटर्न कितने दिन में हम लोग को फाइल करना पड़ता था? 60 days. वेरी गुड. फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अच्छा यहाँ पे हम लोग पीएल बैलेंस शीट नहीं बोलते हैं, ठीक है? नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या बोलते बताओ? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी. क्या बोलते बताओ? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी. कितने दिन के अंदर प्रिपेयर कर लेना है? विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. समझ में आ रहा है? तो यही सब टॉपिक हम लोग को दोबारा यहाँ पे पढ़ना है. और पढ़ना मतलब क्या है? तुम लोग के लिए इतना खूबसूरत कॉन्साइज नोट्स देख रहे हो, चार्ट फॉर्मेट में मैंने बना दिया है कि बस आप एग्जाम में एक बार पेज पलट के चल जाओगे, पूरा एलएलपी खत्म. और एक सॉलिड वाला रिवीजन लेंगे जहां 1 घंटे में पूरा एलएलपी रिवाइज करा देंगे चारों क्लास. तो एलएलपी का तुमको टेंशन ही नहीं रहेगा. हम तो बोलेंगे एग्जाम के पहले वो 1 घंटा वाला क्लास देख लेना 2x का स्पीड में, आधी घंटा में एलएलपी डन. समझ में आ रहा है? और क्वेश्चन आंसर्स मैंने दिया था होमवर्क, हैव यू सॉल्व्ड इट? कॉपी में लिखे हो? आज जो कॉपी में नहीं लिखा है उसका देखना आज क्या हल करेंगे हम क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है? चलो अभी जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तुम लोग को याद है कंट्रीब्यूशन कौन करता है? यहाँ पे पार्टनर्स लोग कंट्रीब्यूट करता है ना. सो कंट्रीब्यूशन विल बी डन इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट. कौन पार्टनर कितना कंट्रीब्यूशन लेकर आएगा एलएलपी फॉर्म में, ये कौन डिसाइड करता है? पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट, एलएलपी का जो एग्रीमेंट है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का जो क्या है मेरे को बताओ? एग्रीमेंट है. अच्छा एक बात बताओ, हम एक पार्टनर है एलएलपी में, हम ना, मेरे घर में एक फर्नीचर पड़ा हुआ है, ठीक है? ये पार्टनर बोल रहा है फर्नीचर खरीदने जा रहा है क्योंकि इसके लिए बैठने का जगह नहीं है. ए रुक, मेरे घर में फर्नीचर हम ले आ रहे हैं, क्या अलाउड है? क्या पार्टनर क्या फर्नीचर ला सकता है एलएलपी में? हाँ ला सकता है. मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, टेंजिबल प्रॉपर्टी, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, कुछ भी ला सकता है वो. क्लियर है? मनी लाना जरूरी है क्या? नहीं, कुछ भी ला सकता है जो उसके पास है. प्रॉमिसरी नोट, मनी, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, कुछ भी ला सकता है. बट जितना भी वो चीज लाएगा, अब मान लो मैंने फर्नीचर लाया, समझ में आ रहा है? तो मेरा कंट्रीब्यूशन में तुम क्या फर्नीचर लिखोगे क्या? कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल तो मॉनेटरी टर्म्स में लिखते हैं ना. तो फर्नीचर का क्या करोगे? मॉनेटरी वैल्यू निकालोगे और वो मॉनेटरी वैल्यू लिखोगे. समझ में आया? जैसे एलएलपी एग्रीमेंट में आप एक अमाउंट लिखते हो ना, पार्टनर इतना रुपया लाएगा, पार्टनर भी इतना रुपया लाएगा. बट मैंने क्या किया? फर्नीचर लाया, तो फर्नीचर थोड़ी लिखेंगे, फर्नीचर का क्या कन्वर्जन निकाल लेंगे? मॉनेटरी वैल्यू. और वो लिख देंगे हम लोग किसमें? कैपिटल कंट्रीब्यूशन में. आर वी थ्रू विद दिस? तो मेरे को बताओ, फॉर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन इज ओनली एसेंशियली मनी और इट कैन बी एनी फॉर्म, लाइक tangible, intangible, movable, immovable, money, promissory note और any other type of the contribution. और जितना भी पार्टनर जो कंट्रीब्यूशन लाया, each contribution value shall be where disclosed in the accounts in form number 8. कहां पे? फॉर्म नंबर 8. और ये जितना भी कंट्रीब्यूशन पार्टनर लोग लेकर आएगा, that will be done as per the क्या? LLP agreement. कोई दिक्कत हुआ? व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? इज इट क्लियर? तो कंट्रीब्यूशन, फॉर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन का सेक्शन नंबर 32 है. एंड ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट कैसे पता चलता है? ऑन द बेसिस ऑफ द एलएलपी एग्रीमेंट व्हिच इज वेयर इन सेक्शन नंबर 33. कोई दिक्कत है? यहां तक क्लियर है? अब जैसे जो क्रेडिटर है वो भी तो क्रेडिट दे सकता है ना. एक तो हुआ मैंने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन किया बिकॉज मैं कौन हूं? पार्टनर. ये कौन है? ये पार्टनर नहीं है, बट ये कौन है? क्रेडिटर. और ये पार्टनर के बोलने पर क्या किया बताओ? कॉन्ट्रीब्यूशन किया है इनिशियल कैपिटल में. तो ये जो क्रेडिटर है ना, क्या इसको वापस से कैपिटल मिलेगा क्या? मतलब इसको रीपे करना पड़ेगा कि लोन, कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा. तो उसका जो प्राइमरी ऑब्लिगेशन है अपना लोन को वापस रिकवर करने का, वो किसके ऊपर लाई करेगा? ऑन द पार्टनर. वो किससे अपना रिकवर करेगा? फ्रॉम द पार्टनर्स. कोई डाउट है क्या यहां तक? क्लियर है? सो दिस कंप्लीट्स योर 32 एंड 33. डन. वापस से मेरे को बोलो, मैंने क्या बोला? जो कंट्रीब्यूशन होता है, कंट्रीब्यूशन जैसे अब एग्जाम में तुमको केस स्टडी क्वेश्चन आ गया कि एक पार्टनर 2 फर्नीचर लेकर आया, एक पार्टनर अपना बिल्डिंग दे दिया पार्टनरशिप बिजनेस कैरी करने के लिए, तो क्या ये कंट्रीब्यूशन का फॉर्म माना जा सकता है? हाँ, लेकिन उसका क्या लेना पड़ेगा आपको? मॉनेटरी वैल्यू. समझ में? उसका अमाउंट किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? मॉनेटरी वैल्यू. और कौन सा पार्टनर कितना कंट्रीब्यूशन लाएगा, दैट विल बी रिटन इन द एलएलपी एग्रीमेंट. एग्रीमेंट के हिसाब से उन लोग को रुपया लेकर आना पड़ेगा. यहाँ तक कोई डाउट है? चलो अभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया, देख लो. प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा क्या इन लोग को? हाँ. तुम बताओ
एलएलपी किसके लिए होता है? बिजनेस करने के लिए। और जो बिजनेस तुम कर रहे हो प्रॉफिट मोटिव के लिए कर रहे हो, वैसे भी सर्विस मोटिव तो होता नहीं है। तो जो भी तुम बिजनेस करोगे प्रॉपर्ली उसका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। सो एवरी एलएलपी शैल मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करना है? एनीथिंग, आइदर ऑन कैश बेसिस और ऑन एक्रूअल बेसिस, बट ऑन द बेसिस ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। समझ में आ रहा है? और फिर उसके बाद कहां पे रख के रखोगे बुक्स ऑफ अकाउंट? पार्टनर के घर पे कि रजिस्टर्ड ऑफिस पे? फॉर सच पीरियड एज मे बी प्रेस्क्राइब। और आपको पता है कितना साल के लिए बुक्स अकाउंट मेंटेन करके रखना पड़ेगा? 8 इयर्स। कोई दिक्कत यहां तक? फिर मैंने ऑलरेडी बोला कि जो आप स्टेटमेंट ऑफ, यहां पे क्या बनेगा? पीएल बैलेंस शीट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, ये बनेगा। तो इसको कितना दिन के अंदर बनाना है बताओ? विद इन द पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? कोई डाउट है यहां तक? क्लियर? और इसको फाइल करना पड़ेगा क्या? विद द रजिस्ट्रार। अच्छा तुम क्या लिखोगे? टू बी फाइल्ड विद आरओसी लिखोगे कि फाइल्ड विद रजिस्ट्रार खाली लिखोगे? रजिस्ट्रार को सूखा सूखा फॉर्म चढ़ाओगे, ये वाला प्रेस्क्राइब फीस और फॉर्म नंबर 8। तो बताओ इतना चीज यहाँ दिख रहा है, बट है क्या इसके अंदर कुछ? चलो इस चार्ट से इजी हो जाएगा, रीड करो। बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या लिखा है? एवरी एलएलपी शैल मेंटेन क्या? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट आइदर ऑन कैश और ऑन एक्रूअल बेसिस। कहां मेंटेन करेगा? एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फॉर पीरियड एज में बी प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब कहां किया गया? रूल्स। रूल्स में कितना साल है? 8 साल। कोई दिक्कत? फिर क्या बोला है? जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी बनाएगा, कौन बनाएगा? एवरी एलएलपी। कितने महीने के अंदर? विद इन 6 months। कहां से? फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और ये कितने पीरियड के लिए बनाएगा? फॉर द टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जैसे 31 मार्च 2024 को फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, तो जो तुम्हारा अकाउंट्स बनेगा वो टिल कब तक बनेगा? 31 मार्च 2024 तक। और कितने दिन के अंदर बनाना पड़ेगा? वहां से 6 महीने के अंदर। तो वहां से 6 महीना कितना हुआ बताओ? 30 सितंबर के अंदर। कोई दिक्कत है? और फिर ये बनाकर किसको फाइल करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार को। कौन से फॉर्म में फाइल करना पड़ेगा? फॉर्म 8। ठीक है, विद द प्रेस्क्राइब फीस। समझ में आ रहा है? फिर वहां से 30 डेज के अंदर फाइल करना पड़ता है। क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? क्लियर हो गया? सुनो, याद है हम लोग वहां पे किए थे, ऑडिट करवाना पड़ता है हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो वैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है? एलएलपी का भी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ना, इट शैल बी ऑडिटेड। बट यहाँ पे कंपनी थोड़ी है, समझ में आ रहा है? तो हो सकता है सीजी क्या कर सकता है बताओ? मैं एग्जाम सर्टेन क्लास ऑफ एलएलपी फ्रॉम क्या? गेटिंग इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड। देखो कोई दिक्कत है यहां तक? क्लियर? और अगर तुमने फॉर्म 8 फाइल नहीं किया, फॉर्म 8 क्यों फाइल करना है बताओ? फॉर्म 8 में रजिस्ट्रार को क्या दे रहे हो? स्टेटमेंट दे रहे हो ना, अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी का। अगर तुमने फाइल नहीं किया, तुमको नहीं लगता ऑलमोस्ट सेम है पेनल्टी हर जगह? 100 रुपया पर डे प्लस अप टू कितना? मैक्सिमम 1 लाख इन केस ऑफ क्या? एलएलपी। और डीपी के लिए 100 रुपया पर डे अप टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज कितना? 50,000। कोई दिक्कत है यहां तक? क्लियर है? तो ये कब बोला? 8 फॉर्म फाइल नहीं किया, फॉर्म 8 फाइल किया लेकिन ऑडिट कंडक्ट नहीं करवाया। क्या नहीं कंडक्ट करवाया बताओ? ऑडिट। तब फाइन कितना बोल रहा है? मिनिमम 25,000, एलएलपी के लिए मैक्सिमम 5 लाख, डीपी के लिए मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 1 लाख। अच्छा याद है वहां पे मैंने तुमको बोला था जितना भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होता है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है, कौन प्रिस्क्राइब करता है? सीजी इन कंसल्टेशन विद नफरा। याद है? आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इन कंसल्टेशन विद नफरा। याद करो तुम। और मैंने बोला सीजी नफरा से पूछकर आजकल रिकमेंड करता है, आईसीआई पे पूरा नहीं छोड़ रखा है। नफरा इंस्टीट्यूट का कौन है? सौतन। याद आ रहा है कुछ? आईसीआई का याद आ रहा है जिन्होंने ऑडिट ऑर्डर किया है मेरे साथ? तो वही चीज यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी ना देखो क्या लिखा है? सीजी इन वही सेम कंसल्टेशन विद नफरा अंडर सेक्शन बताओ कौन सा? 132 ऑफ द कंपनीज एक्ट। क्या करेगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करेगा और क्या? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? क्लियर है? एनुअल रिटर्न कितने दिन में फाइल करना पड़ता है? 60 डेज। तो पता था कि आपको ये बात? हाँ, एवरी एलएलपी किसके संग रिटर्न फाइल करेगा? रजिस्ट्रार। विद इन कितना दिन? 60 डेज ऑफ इट्स क्या? क्लोजर ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर इन फॉर्म नंबर 11। और पेनल्टी कितना देख लो, वही सेम जो फॉर्म 8 के लिए था, 100 रुपया पर डे, मैक्सिमम कितना? 1 लाख। और डीपी के लिए कितना? 100 रुपया पर डे, मैक्सिमम कितना? 50,000। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? चलो लिख लो यहाँ तक। कितना सारा चीज पढ़ लिया हम लोगों ने। राइट डाउन वेरी क्विकली। पहले कॉन्ट्रीब्यूशन लिखो। एलएलपी नोट से तुमको बहुत इजी लगेगा, ट्रस्ट मी। लिख लो। कमिंग वीक से लॉ का दरबार स्टार्ट हो रहा है, मिस मत करना, हम पहले ही बोल दे रहे हैं। और तुम लोग का हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, डेली 1 घंटा के खाली रिवाइज कराएंगे। तो तुम्हारा जो नॉर्मल स्केड्यूल है वो चलाना, उसके संग 1 घंटा मेरे संग रात में बैठोगे रिवीजन के लिए। हाँ नहीं, दैट इज ऑन मी। संडे अगर मेरा कोई और कमिटमेंट है तो एक्सक्लूडिंग होगा, नहीं तो इंक्लूडिंग होगा।
समझ में आ रहा है? हो सकता है ना कभी संडे को कोई पर्सनल कमिटमेंट हो जाए, छोड़ता ही नहीं है मंडे टू सैटरडे तो तुम लोग। गॉड ब्लेस यू आसिफ। आसिफ बोल रहे हैं हम लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं और आप हम लोग के लिए इतना ब्यूटीफुल नोट्स बनाते हैं और लिखवाते हैं, वेरी वेरी थैंक यू। हम भी तुमको वेरी वेरी थैंक यू बोलेंगे जब तुम ये नोट्स लिख कर आएगा और रैंक लेकर आएगा। समझ में आ रहा है? तुमको समझ में आ रहा है एलएलपी में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होना था वो ऑलरेडी हो चुका है क्या? जो हम लोग पहले कर चुके हैं, दे वर द इंपॉर्टेंट सेक्शंस दैट वी हैव डन इट ऑलरेडी। क्या क्या क्वेश्चन आता है बताओ तो, जनरली क्या चीज से आएगा? डीपी, डीपी कौन हो सकता है, रेसिडेंट इन इंडिया क्या होता है, ये सब पढ़े थे ना हम लोग वहां पे। हाँ, पहला वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है एलएलपी का। और ये सब तो मेयर क्या रिपीटेशन है। और एग्जाम में भी अगर तुम कहीं पे भी अटक जाओ ना एलएलपी का जवाब देने में, थिंक अबाउट द प्रोविजंस ऑफ द क्या, कंपनीज एक्ट, आंख बंद करके वही लिखाना, बस सेक्शन मत कोट करना और लिख देना एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एलएलपी एक्ट। समझ में आ रहा है? लिख लो जल्दी से। वो मिसिंग था उसको कंप्लीट कर दिया मैंने। हाँ, प्लीज गाइस डो नॉट टॉक। हो गया यहाँ तक? थोड़ा स्पीड जल्दी करो क्योंकि आज हम लोग को पूरा एलएलपी जैसे तैसे खत्म करना है बस, और नहीं एक्सटेंड कर सकते हम। डन एवरीवन? लिखते लिखते साथ में तुम लोग को याद भी होते चला जा रहा है कि नहीं बताओ? इजी एकदम। कंट्रीब्यूशन का फॉर्म जल्दी से बता दो क्या क्या हो सकता है। टेंजिबल, इनटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, प्रोमिसरी नोट, मॉनिटरी मॉनिटरी बेनिफिट या एनी अदर फॉर्म ऑफ द कंट्रीब्यूशन। ठीक है? और जो भी कंट्रीब्यूशन होगा एज पर दी कौन सी एग्रीमेंट होगा? एलएलपी एग्रीमेंट। और क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा क्या ईच पार्टनर का वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन? कहां पे? फॉर्म नंबर 8। and contribution will be as per the LLP agreement. Done? लिखो बुक्स ऑफ अकाउंट। एलएलपी का सेक्शन याद नहीं रखना है तुमको, तुम बस खाली कॉन्सेप्ट देख लो। तुम लोग का एलएलपी का पहला क्लास छूटा हुआ था ना, कल देख लिया? नहीं नहीं, कल यूट्यूब में भी डाल डाल दिए थे, देखा? तुम लोग के लिए डाले हैं।
इसका सेक्शन तुमको इसलिए याद हो रहा है क्योंकि तुमको अभी फ्रेश पढ़ाया जा रहा है। बोलता है, इसी का तो याद हो रहा है, इसको आप बोले मत करो याद। वो तुमको ऐसा लग रहा है क्योंकि पढ़ाया जाता है, तुम जो टॉपिक जब मेरे से पढ़ेगा तुमको वो सेक्शन याद हो जाएगा। बट फिर थोड़ा सा टाइम होता है तो क्या रिवीजन जरूरी है ना। Every LLP shall maintain proper books of account either on cash basis or on accrual basis. और कहां पे मेंटेन करेगा? रजिस्टर्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। और एज में बी प्रेस्क्राइब में क्या लिख सकते हो बताओ? और कब प्रिपेयर करना पड़ेगा, कितना दिन के अंदर? विद इन 60 days। हाँ, 6 months। और फॉर्म 8 में फाइल करेंगे किसको? रजिस्ट्रार को। और सूखा सूखा तो कुछ भी देते नहीं है, प्रिस्क्राइब फीस। विथ रजिस्ट्रार लिखा हुआ है यहाँ, स्पेलिंग ठीक कर लेना उसको। फॉर्म नंबर 8 शैल बी फाइल्ड विथ रजिस्ट्रार। और यहाँ पे पीएल बैलेंस शीट लिख कर आओगे कि क्या लिखोगे? स्टेटमेंट ऑफ क्या? अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। बोलो क्या नहीं समझ में आ रहा है? इन फॉर्म 8 शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। ऑलरेडी बोले थे ना, विद द रजिस्ट्रार एवरी ईयर विद द प्रिस्क्राइब फीस। कोई भी फॉर्म किसके संग फाइल करते हो, सोचो ना। रजिस्ट्रार ना। लिख लिया क्या यहां तक एवरीवन? हो गया? चलो, ऑडिट बाय सीजी। मतलब सीजी क्या कर सकता है? एग्जेम्प्ट कर सकता है। जल्दी लिखो यहां तक। ऑफिशियल गैजेट है। ओजी मतलब क्या होता है? ऑफिशियल गैजेट है। कर लो जल्दी से, हो गया?
सीजी के पास पावर एग्जेम्प्ट कर सकता है सर्टेन क्लास ऑफ एलएलपी फ्रॉम गेटिंग देयर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड, है ना? यस। कहां पे? इफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी मेंटेन नहीं किया या ऑडिट कंडक्ट नहीं किया तो मिनिमम 25,000, मैक्सिमम कितना? 5 लाख। और इधर मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम कितना? 1 लाख। ऊपर का लिख लिया क्या? ई फॉर्म 8 वाला बुक्स ऑफ अकाउंट है यहाँ। इफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किया या ऑडिट नहीं करवाया तो ये होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सारा का सारा पेनल्टी तुमको एग्जाम में याद रहेगा क्या? तो उस पर ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए क्या? नहीं। बट हम तो तुमको पूरा एक्ट पढ़ा रहे हैं इसलिए लिखा दिए। बट तुम्हारे पास ऑलरेडी कंपनीज एक्ट का इतना भर भर के पेनल्टीज है, पॉसिबल नहीं रहेगा। तो 1-2 मार्क्स का अगर आएगा भी तो 1-2 मार्क्स के लिए क्या तुम पूरा जिंदगी झोंक दोगे क्या पेनल्टी लर्न करते करते? छोड़ दो, एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। याद हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो दिमाग मत लगाओ ज्यादा। जो इवन जो रैंक होल्डर्स होते हैं ना उनको भी पेनल्टी वगैरह का फिगर्स याद नहीं रहता है। हो गया? सीजी इन कंसल्टेशन विद कौन? नफरा। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड और क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नफरा का फुल फॉर्म बताओ। हाँ करेक्ट बोला। बाकी बच्चे नफरा का फुल फॉर्म बताएंगे थोड़ा? मुंह नीचे करके क्यों रखे हो? हम लोग पढ़े थे ना नफरा, याद करिए वो दिन कंपनीज एक्ट के उधर में। लाइफ फ्रॉम होम वाले बच्चे नफरा का फुल फॉर्म बताएंगे। फेस टू फेस वाले पीछे में बच्चे, पिलर के पास वाले बच्चे नफरा का फॉर्म बताइए, फुल फॉर्म। वेरी गुड अभिषेक। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। वेरी गुड गौरव। वेरी गुड नंदिनी। अब क्या कॉपी खोल लिया होगा मेरा नोट्स का, पटाख से देख लिया होगा? घर वाले बच्चे के पास तो कॉपी बगल में ही होगा। इन लोगों को तो डर लग रहा होगा कॉपी खोलने में, फेस टू फेस वाले को। घर में तो होगा ही, आसपास ही रखा हुआ। याद था तो बहुत अच्छा बात है, याद नहीं है तो भाई अगेन एन अलार्मिंग सिचुएशन इज देयर। तुमको अगर नफरा का फुल फॉर्म नहीं याद है तो भी कुछ नहीं, हम बचा लेंगे। अभी बस रिवीजन में बैठ जाना मेरे साथ, ठीक है? इतना चिंता नहीं करना है, रिवीजन में हो जाएगा सब, डोंट वरी। बस रिवीजन करोगे ना ठीक से? हाँ हो जाएगा। हो गया यहां तक? एनुअल रिटर्न कितने दिन में फाइल करना होगा? 60 कर लो। अच्छा वहां पे तो एजीएम वगैरह था, याद है? फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द एजीएम। यहाँ पे तो एजीएम वगैरह थोड़ी होता है। और फॉर्म नंबर क्या एनुअल रिटर्न का? 11। और स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी का फॉर्म नंबर क्या है? 8। क्या छूट गया पीहू? देख लो जल्दी से, एक बार स्क्रॉल किया मैंने आपके लिए, जल्दी देखो। लिखो जल्दी।
हो गया। क्लोजर ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। क्लोजर मतलब एंड, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हो गया। पेनल्टी लिख लो। अच्छा एक बात बताओ, ये जितना भी डॉक्यूमेंट्स है कहाँ पे रखा हुआ है? डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे रखा हुआ है बताओ। हाँ, तो एक बात बताओ, इंस्पेक्शन कर सकते हैं क्या कोई भी इंसान आकर? हाँ, ऑन द पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब फीस। और एक बात बताओ, मान लो कोई पार्टनर गलत इंफॉर्मेशन दे दिया स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी में, तब क्या होगा बताओ? कुछ पेनल्टी वगैरह लगेगा उसके ऊपर भी? अच्छा, यहाँ पे फाइन लगेगा, जेल जाएगा कितना साल के लिए? 2 साल। और फाइन कितना? मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 लाख। लिख लो। Documents can be inspected by any person on payment of the prescribed fees maintained by LLP। जैसे कंपनीज एक्ट में भी हम लोग पढ़े थे ना, डॉक्यूमेंट वगैरह इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल रहता है, याद करो। और याद है कहीं कहीं पे तो हम लोग पढ़े थे कि वो लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कुछ कुछ जगह पढ़े थे ना हम लोग, मिनट्स वगैरह का क्या घर में भी ले जा सकता है, प्रोसीडिंग्स वगैरह कॉपी, जीरोक्स का रुपया लगता है। हाँ, किए थे ना हम लोग अलग अलग जगह। करेक्ट। बट टाइम भी देना पड़ता है 1 हफ्ता का, याद है, अगर हार्ड कॉपी लेना है उन लोग को। लिखो। फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दिया कोई तो क्या, 2 साल तक का जेल का सजा हो सकता है। और एंड बोल रहा है, प्लस का मतलब क्या? एंड दोनों होगा। फाइन विथ इम्प्रिजनमेंट। फाइन मिनिमम कितना? 1 लाख, मैक्सिमम कितना? 5 लाख। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, कन्वर्जन इनटू एलएलपी। ठीक है, लास्ट में दिखा देंगे। पीहू अभी आगे का लिखो। हो गया? एवरीवन हैज डन? चलो एक बार मेरे को जल्दी से बताओ तो, कन्वर्जन इनटू एलएलपी ऑलरेडी हम लोग किए थे। 3 शेड्यूल है जो डील करता है कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी, कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। यानी लिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। फर्म इनटू एलएलपी विच शेड्यूल? सेकेंड शेड्यूल है ना। और थर्ड शेड्यूल किसके है? प्राइवेट कंपनी टू एलएलपी। और फोर्थ शेड्यूल किसका है? ठीक है, तो ये तो शेड्यूल हो गया। सेक्शन नंबर बोलो मेरे संग, सेक्शन 55, 56, 57। 55 में किसका प्रोविजन होगा? फर्म इनटू एलएलपी। 56 में किसका है? प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी। और 57 में किसका है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। अब यहाँ पे भी आपको क्या होगा, आप जब कन्वर्जन के लिए अप्लाई करोगे तो रजिस्ट्रार को कोई फॉर्म पक्का फाइल करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 फॉर्म है। अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी में कन्वर्ट होना चाहता है तो वो फॉर्म नंबर 17 फाइल करेगा। क्या फाइल करेगा बताओ? फॉर्म नंबर 17। और अगर कंपनी कन्वर्ट होना चाहता है किसमें? एलएलपी में, तो एक फॉर्म और आगे करो, क्या होगा? फॉर्म नंबर 18। अच्छा, प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट होना चाहता है तो 18। समझ में आ रहा है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी 18, फॉर्म कन्वर्ट होना चाहता है 17। समझ गए? और सेक्शन नंबर 55, 56, 57 along with the prescribed fees। अब बोल रहे हैं जब अप्लाई कर दिया कन्वर्जन के लिए और अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है कि सारा का सारा डॉक्यूमेंट सही आया है, तो रजिस्ट्रार तुरंत क्या कर देगा बताओ? नया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एलएलपी के फेवर में इशू कर देगा along with the name of that LLP। समझ में आ रहा है? अब जिस दिन नया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला, किसको? एलएलपी को, जो कन्वर्ट हुआ है अभी। मे बी वो कन्वर्ट हुआ है फर्म से एलएलपी में या फिर कंपनी से एलएलपी में। वहां से 15 दिन के अंदर, वहां से कितना दिन के अंदर? कहां से
जब उसको क्या मिल गया, रजिस्ट्रार से क्या मिल गया, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्या बनने का, एलएलपी बनने का, वहां से 15 डेज के अंदर उसको अपने पुराने रजिस्ट्रार को ये बात बताना पड़ेगा। अगर तुम पहले फर्म थे तो तुम किसको बताओगे, ROF को। अगर तुम पार्टनरशिप फर्म थे तो किसको बताओगे, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को। और अगर तुम कंपनी थे तो किसको बताओगे, ROC को बताओगे। कितना दिन के अंदर, 15 डेज। कहां से, जिस दिन से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला उस दिन से। क्लियर है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, जितना भी तुम्हारी कंपनी में या तुम्हारे फर्म में असेट लायबिलिटी था, कहां ट्रांसफर हो जाएगा, एलएलपी के नाम पे। और जितना भी एज अ केस में भी अगर पार्टनर है तो फर्म, या फिर अगर कंपनी है तो शेयर होल्डर, ये जितने भी पार्टनर और शेयर होल्डर है, अब मेरे को बताओ, विल दे बी बाउंड बाय द रिस्पेक्टिव शेड्यूल ऑफ द एलएलपी एक्ट, विल दे बी नाउ गवर्न्ड बाय द रिस्पेक्टिव प्रोविजंस ऑफ द एलएलपी एक्ट। यस, हो सकता है अभी उन लोग के ऊपर पार्टनरशिप एक्ट गवर्न था या कंपनीज एक्ट फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। द कंपनी शैल डीम टू बी डिसॉल्व, वाइंडिंग अप हो गया कंपनी का, क्योंकि उनको एलएलपी का नया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया। वैसे का पार्टनरशिप फॉर्म था, पार्टनरशिप फॉर्म शैल आल्सो बी डीम टू बी डिसॉल्व। किस दिन से, जिस दिन से तुमको क्या मिल गया, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और जो पुराना कंपनी या पुराना फर्म का जितना भी असेट लायबिलिटी है, कहां ट्रांसफर हो जाएगा, एलएलपी के नाम पे। और जो पुराने पार्टनर थे, पुराने शेयर होल्डर थे, ऐसा केस में भी उन लोग क्या हो जाएंगे, बाउंड बाय द एलएलपी एक्ट 2008, बाउंड बाय द रिस्पेक्टिव शेड्यूल व्हिच इज गवर्निंग देम। अगर फर्म है तो शेड्यूल 2 विल अप्लाई, कंपनी है तो शेड्यूल 3 या 4, एज अ केस में भी। समझ में आ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। तो ये पूरा क्या हो गया, कन्वर्जन का प्रोसेस। वापस से बोलो क्या बोला मैंने। सबसे पहले अगर मान लो कन्वर्जन के बारे में पूछेगा तो तुम लिख देना, देखना पहले क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहा है। अगर फर्म टू एलएलपी बोल रहा है तो इन दैट केस व्हिच शेड्यूल इज गोइंग टू कवर, शेड्यूल 2। अगर प्राइवेट कंपनी टू एलएलपी है, शेड्यूल 3। और अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, शेड्यूल 4। और ये तीनों का सेक्शन बताओ, सेक्शन 55, 56, 57। अगर कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट कर रहा है, कौन सा फॉर्म फाइल करेगा, फॉर्म नंबर 18। और अगर फॉर्म कन्वर्ट हो रहा है तो फॉर्म नंबर 17। क्लियर है। फिर फॉर्म फाइल कर दिया, अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है तो क्या इशू कर देगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द नेम ऑफ द न्यू एलएलपी। और उस दिन से क्या होगा, एलएलपी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। और जो पुराना फर्म है या पुराना कंपनी, वो क्या हो गया, डिसॉल्व। और उनके जो पार्टनर या उनके शेयर होल्डर है, दे बिकम बाउंड बाय द एलएलपी एक्ट। और उसका जो एसेट लायबिलिटी है किस में ट्रांसफर हो गया, समझ में आ रहा है ये सब। देखो क्या लिखा हुआ है, रीड इट। इतना इजी और सिंपल कर दिया। देखो, फॉर्म टू एलएलपी दिखाई दे रहा है, प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर एंड सेकंड शेड्यूल, फॉर्म नंबर 17। और सेक्शन नंबर कौन सा है, 55। कोई दिक्कत है। और शेड्यूल कौन सा है बताओ, बोलो। फॉर्म नंबर, सेक्शन नंबर, तीनों तुमको पता था। प्राइवेट कंपनी टू एलएलपी में बताओ कौन सा, थर्ड शेड्यूल, फॉर्म नंबर 18, सेक्शन नंबर 56। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू एलएलपी बताओ, फॉर्म नंबर 18, सेक्शन 57। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर एब्सोल्युटली। अब आगे चलो, इफेक्ट्स ऑफ कन्वर्जन। सबसे पहले रजिस्ट्रार क्या करेगा, पढ़ो। जितना भी आपको पता है ना, डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के संग जब आपको कन्वर्जन के लिए अप्लाई करना है। तो अगर रजिस्ट्रार टू रजिस्टर द डॉक्यूमेंट, और क्या इशू करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टेटिंग दैट क्या, एलएलपी इज रजिस्टर्ड आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड कि सारा कंप्लायंसेस ढंग से हो गया है। फिर एलएलपी क्या करेगा, जब एलएलपी को नया सर्टिफिकेट मिल गया, एलएलपी क्या करेगा, विद इन कितना डेज बोला था मैंने, 15 डेज। 15 डेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन किसको इन्फॉर्म करेगा, अपने पुराने वाले कंसर्न या तो आरओएफ को। आरओएफ कौन हो गया, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। और अगर कंपनी का कन्वर्जन हुआ है तो आरओसी को। समझ में आ रहा है कि उसका कन्वर्जन सक्सेसफुली हो चुका है। क्लियर है। अपॉन सच कन्वर्जन क्या होगा, जो पुराने कंपनी के शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर ऑफ क्या, प्राइवेट या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी या फिर पार्टनर ऑफ द फर्म, ये तीनों का ही तो कर रहे हैं ना। एंड पार्टनर्स ऑफ एलएलपी शैल बी क्या, बाउंड बाय द रिस्पेक्टिव शेड्यूल। एंड अपॉन सच कन्वर्जन, देखो क्या लिखा है, एंड फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन शैल बी एप्लीकेबल। मतलब तुम्हारा एक नया जन्म हो गया, क्या चीज का, एलएलपी का। इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन देखो क्या लिखा हुआ है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ। जिस दिन तुम्हारा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में डेट भी लिखा रहेगा ना, सो फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी क्या, फॉर्मेशन ऑफ अ एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। क्या पैदा हो जाएगा बताओ, एलएलपी। और जितना भी प्रॉपर्टीज है, चाहे टेंजिबल, इनटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, असेट, लायबिलिटी, प्रिविलेजेस, किसका, पुराने फर्म का या फिर कंपनी का, कहां ट्रांसफर हो जाएगा, एलएलपी में। कोई दिक्कत है, बताया था क्या। और फिर उसके बाद क्या बोला, जो पुराना फर्म या पुराना कंपनी है, शैल डीम्ड टू बी क्या, डिसॉल्व एंड रिमूव्ड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड। अगर फर्म है तो आरओएफ से हटेगा, और अगर कंपनी था तो आरओसी के रिकॉर्ड से हटेगा, एज अ केस में भी।
व्हाट इज ROF? रजिस्टर ऑफ फर्म. व्हाट इज ROC? रजिस्टर ऑफ द कंपनी. और फिर उसके बाद 59 दूसरा है. बताओ ये पूरा कन्वर्जन समझ में आया? याद हो गया अच्छे से? वापस एक बार डिस्कस करते हैं. चलो मेरे को बताओ, तीन चीज हमने सीखा. कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू LLP, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू LLP, कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू LLP. शेड्यूल तीनों का बता दो. फर्म वाला शेड्यूल 2, प्राइवेट कंपनी शेड्यूल 3, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी शेड्यूल 4. सेक्शन 55, 56, 57. फर्म टू LLP के लिए कौन सा फॉर्म? 17. कंपनी टू LLP कौन सा फॉर्म? फॉर्म नंबर 18. तुमने जब सारा डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया, सारा फॉर्म सबमिट कर दिया, अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है तो वो क्या करेगा? जल्दी से बता दो. सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देगा अलॉन्ग विद द डेट. उसमें डेट भी तो लिखा रहेगा ना. क्लियर है? और फिर उसके बाद क्या होगा? जैसे ही वो डॉक्यूमेंट तुमको इशू किया, सर्टिफिकेट इशू किया, अब आपका जिम्मेदारी क्या? तुरंत किसको बताओगे? पुराने मालिक को, पुराने कर्ता धर्ता को बताओगे. तुम्हारा पुराना कर्ता धर्ता कौन है? अगर तुम फर्म हो तो कौन होगा? ROF, रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म. और अगर कंपनी हो तो कौन होगा? ROC. कितने दिन में इंटीमेट करोगे? 15 दिन के अंदर. और फिर उन लोग क्या करेगा? तुम्हारा नाम वगैरह क्या करेगा? स्ट्राइक ऑफ कर देगा. कहां से? उनके ROF से या ROC से? अपने रजिस्टर से, अपने रिकॉर्ड से. समझ में आ रहा है? और देयर विल बी अ डीम्ड डिसोल्यूशन ऑफ द एग्जिस्टिंग ओल्ड फर्म या फिर कंपनी एज अ केस में भी. और इसका इफेक्ट क्या होगा? जितना भी असेट, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, या लाइबिलिटी, राइट्स, प्रिविलेजेस शैल बी ट्रांसफर्ड इनटू द LLP. और जो पुराने शेयर होल्डर है और जो पुराने पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स थे और जो तुम्हारे LLP के पार्टनर थे, ऑल विल बी बाउंड बाय द LLP एक्ट एंड द रिस्पेक्टिव शेड्यूल. क्लियर है एकदम अच्छे से? लिख लो, राइट डाउन. और LLP एक्ट का एग्जिस्टेंस कब से माना जाएगा? फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. तुमको अगर याद होगा, जब मैंने कंपनीज एक्ट पढ़ाया था और इनकॉर्पोरेशन पढ़ाया था, मैंने तुमको याद है सर्टिफिकेट दिखाया था, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. क्या तुम हाँ हाँ कर रहे हैं? तुमको मैंने दिखाया ही नहीं है. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तुम लोग देखा था? अरे याद करो क्लास में. तो याद है वहां पे डेट भी दिखाया था मैंने, लिखा हुआ डेट रहता है, उस दिन से कंपनी का पैदा जन्म हो गया. अरे बोलो मेरे बच्चे, हम लोग कंपनी इनकॉर्पोरेट किए थे क्लास में. बोलोगे तो स्क्रीनशॉट सेव्ड है, तुम लोग के लिए रख रखे हैं, हम दिखाएं दोबारा? हाँ ठीक है. नहीं अभी बाद में बताएंगे, अभी नहीं बोलेंगे. बोलते हैं, रुको, तुम लोग के लिए भी बोलते हैं. चलो लिखो. अच्छा ठीक है, हो गया, बहुत है, लिखो. प्लीज 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 लिखो, पढ़ाई में ध्यान दो. हो गया? इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कन्वर्जन. हाँ, रजिस्ट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा?
हो गया? पहला बॉक्स लिख लिया क्या? हम सच बता रहे, तुमको देखने में लग रहा है इतना नोट्स है, बट खाली इसको पेज पलटना है और एक बार क्लास भी कर लोगे ना, तुमको सारा प्रोविजंस याद रहेगा। एलएलपी बहुत इजी है, कुछ टेक्निकलिटी नहीं है। खाली फर्स्ट क्लास थोड़ा तुमको अलग लगा होगा, बाकी सारा क्लास से लग रहा है रिवीजन हो रहा है, कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ ऑलरेडी हम लोग का। ये .1 है, फिर ये .2, .3 कौन सा बताओ तो? ये देख रहे हो एरो दिख रहा है ना तुमको, ये वाला है, फिर ये लिखोगे और फिर ये वाला पॉइंट। हाँ, पहला 2 पॉइंट हो गया, ठीक है, लिखो। हो गया फर्स्ट 2 पॉइंट्स? फर्स्ट 2 पॉइंट्स डन। लिखो फिर थर्ड और फोर्थ। प्राइवेट कंपनी का अगर कन्वर्जन हुआ है या पब्लिक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का, तो उनका शेयर होल्डर या फर्म का पार्टनर सब कोई बाउंड हो जाएंगे किससे? उनके रिस्पेक्टिव शेड्यूल। अगर फर्म है तो शेड्यूल 2, प्राइवेट कंपनी है तो शेड्यूल 3, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो शेड्यूल 4। और कन्वर्जन का इफेक्टिव डेट कब से माना जाएगा? हाँ, जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में डेट मेंशन्ड है। हो गया? हरी अप। अपॉन सच कन्वर्जन ऑन एंड फ्रॉम, कहां से? द डेट ऑफ सर्टिफिकेट। सीईआरटी मतलब क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ। आरईजी मतलब क्या है? रजिस्ट्रेशन। और इफेक्ट्स ऑफ कन्वर्जन क्या बन जाएगा? एप्लीकेबल। और फिर क्या होगा? जितना भी असेट्स है पुराना कंपनी का या पुराना फर्म का, कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? किसके नाम पे? एलएलपी के नाम पे। और जो पुराना फर्म या कंपनी है वो क्या हो जाएगा? डिसॉल्व, वुंडेड अप। हाँ, एंड फ्रॉम द डेट ऑफ क्या? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, द शेयर होल्डर्स ऑफ प्राइवेट ऑब्लिक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ये ना। हाँ, द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर लिखा हुआ है तो शेयर होल्डर तो एकदम क्लियर है। पीवीटी मतलब क्या यार? प्राइवेट। अब तुम ये सब का फुल फॉर्म पूछोगे तो भाई पढ़ाई छोड़ दो। पीवीटी कौन है? कन्वर्जन एंड एलएलपी पर्टिकुलर्स लिखा हुआ है। हो गया यहां तक? Upon such conversion on and from the date of certificate of registration, the effects of conversions shall be such as specified. Is it done, everyone? Everyone has done it? इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन में 3 पॉइंट था, खुद बताओ तो क्या क्या 3 पॉइंट था? एक तो एलएलपी पैदा हो गया,
दूसरा असेट लायबिलिटी वाला, और तीसरा पुराना वाला मर गया। एक मरा, दूसरा पैदा हुआ और ट्रांसफर हो गया। याद रहेगा? कौन मरा? जो पुराना फर्म है या फिर कंपनी है। कौन पैदा हुआ? एलएलपी पैदा हुआ, और जो नया एलएलपी है उसमें पुराना फर्म और कंपनी का असेट्स वगैरह क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। या तो असेट मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन, प्रिविलेजेस, सब कुछ तो ट्रांसफर हो जाएगा ना। कहां पे ट्रांसफर होगा? एलएलपी में। कहां से होगा? या तो फर्म से, या तो प्राइवेट कंपनी से, या तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज। कोई दिक्कत? लिख लो। इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, राइट डाउन इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। हाँ बिल्कुल, एक बच्चा बोल रहा बधाई हो एलएलपी हुआ है। लिखो। जूम करेंगे तो डिस्टॉर्शन हो जाएगा। पहला पॉइंट लिख लो, चलो लिखो, एक एक पॉइंट फिर दिखा रहे, जूम कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखो। चाहे कहीं पे कुछ भी लिखा हुआ है, हम लोग मान लेंगे एलएलपी का क्या हो गया है? जन्म। भांड में गया, कहां क्या लिखा है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ। जिस दिन से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में डेट लिखा है, हम लोग मान लेंगे एलएलपी आ गया है, एलएलपी का जन्म हो गया है। notwithstanding anything contained in any other law, comma, from the date of registration there shall be a क्या? LLP registered under this act। हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड लिखो। all the properties tangible, intangible, मूवेबल, इमूवेबल, असेट हो, इंटरेस्ट हो, राइट्स हो, ऑब्लिगेशन हो, प्रिविलेजेस हो, पुराने फर्म का और पुराने कंपनी का, सब किस में ट्रांसफर हो जाएगा? एलएलपी में। उसके लिए कोई और डीड वगैरह एग्जीक्यूट करना पड़ेगा क्या? अपने आप हो जाएगा। विदाउट एनी क्या? डीड, विदाउट एनी अश्योरेंस, अपने आप वो ट्रांसफर हो गया कन्वर्जन में। हाँ, इंटरेस्ट, असेट्स, इंटरेस्ट, राइट्स, प्रिविलेजेस। अरे तुम क्या बोल रहे हैं सूर्या? रिप ऑफ एलएलपी, एलएलपी तो अभी पैदा हुआ है। रिप ऑफ क्या कर रहे हैं? फर्म या फिर प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी? तुम लोग बस मतलब ध्यान कहीं और रहता है, कौन पैदा हुआ है, कौन मर गया है, जो कंटेंट बता रहे उस पर ध्यान दो ना। एलएलपी मरा है क्या? एलएलपी तो पैदा हुआ है। मरा कौन है? या तो फर्म मरेगा, या तो प्राइवेट कंपनी, या क्या? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। तुम दोनों में ही बोल रहे हैं, एक एलएलपी रिप हुआ और एक एलएलपी पैदा हुआ। एलएलपी टू एलएलपी थोड़ी हो रहा है। और बुद्धि लगाओ, तुम्हारा जो पहला वाला एलएलपी तुम उसको बंद कर दिया। हाँ, वो भी हम लोग करेंगे अभी, वो मर्जर में होता है, मर्जर अमलगमेशन कर रहे हो तो। बेचारा डर के बोला, कितना सुना दी, बाप रे। सोच रहा होगा मन में। इसलिए सुनाते हैं तुमको एग्जाम में भी, मतलब ऐसे आवाज रिंग करे कुछ भी उल्टा पुल्टा लिखने के पहले। हाँ, हो गया यहां तक? द फर्म ऑब्लिक क्या है? सीओ मतलब क्या हुआ? कंपनी। शैल बी डीम टू बी क्या? डिसॉल्व एंड रिमूव फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द रजिस्टर ऑफ द फर्म या रजिस्टर ऑफ द कंपनी एज द केस में बी। हो गया? एक बात बताओ, फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन याद है? एज पर द कंपनीज एक्ट, फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। वैसे मैंने फॉरेन एलएलपी भी बोला था, ऐसा ही कुछ होता है। बट प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया कैसा हो, क्या हो, ये सब के लिए रूल कौन बना सकता है? सीजी। तो बस यही लिखा है, फॉरेन एलएलपी के लिए कुछ भी नोटिफिकेशन वगैरह लाना है, कौन लेकर आएगा? सीजी।
तो देखो सेक्शन 59 ये हो गया खत्म, कन्वर्जन इज डन। लिख लोगे अब कुछ भी आएगा इससे रिलेटेड, ठीक है। अभी देखो क्या है, सेक्शन 59 पढ़ो। सीजी में क्या, मेक रूल्स, क्या चीज के लिए, इन रिलेशन टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्या, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया बाय अ फॉरेन एलएलपी। जैसे वहां कंपनीज एक्ट में हम लोग पढ़े थे, याद है, फिजिकली, इलेक्ट्रॉनिकली, इनफैक्ट शेयर ट्रांसफर एजेंट भी अगर है इंडिया में, भले उसका कोई फिजिकल प्लेस वगैरह नहीं है, तो भी उसको फॉरेन कंपनी मान लिया जाएगा। याद आ रहा है? कौन सा चैप्टर में था फॉरेन कंपनी? चैप्टर 1 में बाबा, डेफिनेशंस में पढ़े थे ना, प्रिलिमिनरी चैप्टर में नहीं किए थे सब। हाँ, चैप्टर 1 सेक्शन 2। और याद है, फॉरेन कंपनी इज नॉट अ कंपनी, इज फॉरेन कंपनी अ कंपनी because it fails to satisfy the definition of company as per section 2 clause 20 of the Companies Act 2013। फॉरेन कंपनी को कहां डिफाइन किया गया, सेक्शन 2 क्लॉज 42, याद है? नहीं, ये सब तो तुमको, कंपनी का सेक्शन तो तुमको याद ही होगा यार, सेक्शन 2 क्लॉज 20। फॉरेन कंपनी भी याद रहेगा, सेक्शन 2 क्लॉज 42, एंड बॉडी कॉर्पोरेट सेक्शन 2 क्लॉज 11। याद आ रहा है ये सब कुछ? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी, पूरा एक चार्ट बनवाए थे कॉपी में, याद करो, वो एक बार देख लोगे सारा रिकॉल हो जाएगा। तुम टेंशन मत लो, हम तो है ही ना यहाँ पे, हम अभी ऐसा रिवीजन कराएंगे ना तुम्हारा, सब तुमको याद आ जाएगा। हो गया क्या यहाँ तक? एलएलपी में 3 पार्टनर है। एक पार्टनर को लग रहा है ना, ये 2 पार्टनर जो है ना, इन लोग का ध्यान नहीं है काम में, जर्सी खोल लिया है, बाप दादा का बहुत पैसा है, यहाँ पे अयाशी करने आता है, और एलएलपी में भयानक बुरी तरह लॉस हो रहा है। तो बेचारा इतना परेशान हो गया ना, वो चाहता है क्या, एलएलपी को क्या करवा दे, वाइंड अप करवा दे। तो किसके पास अप्लाई किया जाके, ट्राइब्यूनल। या ट्राइब्यूनल को खुद ही लग रहा है कि एलएलपी बोझा है धरती पे, समझ में आ रहा है? तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, वाइंडिंग अप। तो एलएलपी का वाइंडिंग अप कब हो सकता है, या तो कब हो रहा है, खुद एलएलपी स्वयं खुद चाह रहा है, या तो ट्राइब्यूनल के चाहने से हो सकता है। लेकिन ट्राइब्यूनल कब चाहेगा, कब ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है, जब तो एक एलएलपी बोला तब, या फिर सुनना ध्यान से, ये तुमने कंपनीज एक्ट में भी पढ़ा है, कोई भी टाइम अगर एलएलपी में नंबर ऑफ पार्टनर गेट्स रिड्यूस्ड बिलो 2 और 6 महीने से ज्यादा हो गए, एलएलपी अभी भी अपना बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है एक लौता पार्टनर के संग, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना चाहिए, 2, 6 महीने से ज्यादा हो गया है, बिलो 2 हो चुका है, तो फिर क्या कर सकता है बताओ, ट्राइब्यूनल क्या करेगा, वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर देगा, समझ में? या फिर एलएलपी कुछ ऐसा हरकत कर रहा है, कुछ ऐसा एक्ट कर रहा है विच इज थ्रेटनिंग द इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, ऑफ आवर कंट्री, तभी भी क्या वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर सकता है क्या ट्राइब्यूनल? यस। या फिर ऑन एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स इन द ओपिनियन ऑफ द ट्राइब्यूनल, या द जस्ट ऑन एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स। या फिर सुनना ध्यान से, लगातार 5 साल तक एलएलपी हैज डिफॉल्टेड इन फाइलिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी विद द रजिस्ट्रार, कंटिन्यूअसली 5 साल से स्टेटमेंट वगैरह फाइल नहीं कर, तभी भी ट्राइब्यूनल क्या कर देगा, वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर देगा। भाई तुम अकाउंट क्यों नहीं फाइल कर रहे हो, ऐसा क्या कर रहे हो, समझ में आ रहा है? तुमको रहना है कि नहीं रहना है, इसलिए 5 साल से लगातार अगर कोई फाइल नहीं करे, छोटा मोटा बात है क्या, तब इन दैट केस क्या कर देगा, ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास कर देगा, क्या चीज के लिए, डिसोल्यूशन। तो देखो, what are the circumstances in which LLP can be wound up यानी dissolved by the tribunal। एक तो हो गया LLP जब स्वयं चाह रहा है, खुद ही चाह रहा है कि मेरे को wound up करवा दो, हम संभाल नहीं पा रहे, या फिर more than 6 months, नंबर ऑफ पार्टनर क्या हो गया, below 2, या फिर LLP has क्या acted against the sovereignty and the integrity of India, या फिर क्या बोला, LLP has made default in filing with the registrar the statement of क्या accounts and solvency या annual return for consecutive कितना period 5 years, या फिर on any other just and equitable grounds। लिख लो, राइट डाउन। कुछ याद आ रहा है, ऐसा किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, लिखो। वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन सेक्शन 63, या तो खुद या क्या बोला, ऑन ट्राइब्यूनल्स ऑर्डर, और जब वुंड अप हो गया तो क्या हो गया, उसका अस्तित्व खत्म, इट इज व्हाट, डिसॉल्व। जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड मतलब क्या, फेयर एनफ। उसको लग रहा है कि ये जो एलएलपी है ना, खाली लॉस पे लॉस पैदा किया जा रहा है 10 साल से, तो भाई ऐसा बोझा को रखकर क्या फायदा धरती पे, इसको बंद करवाओ, कोई भी जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। ये इससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है सोसाइटी में,
बंद करवाओ इसको, नहीं तो बाकी लोग मर जाएंगे. सो एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड. इनफैक्ट जब तुम लोग पार्टनरशिप में भी पढ़ा होगा ना बचपन में, पार्टनरशिप एक्ट, वहां पे भी डिसोल्यूशन में एक पॉइंट ऑन जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड. वहां पे भी कोर्ट ऑर्डर पास करता है ना पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन के लिए. पार्टनरशिप पढ़े हो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वहां पे भी था ऑन जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स. खोल के देखना जाकर कॉपी में, सब दिखेगा तुमको. हो गया क्या यहां तक? सरकमस्टांसेस लिखो. हाँ, ओपीसी इज अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी ओनली ना. लिख लियो. जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड. तो की पॉइंट क्या हो गया? जब एलएलपी खुद डिसाइड कर रहा है, 6 महीने से ज्यादा हो गया है, नंबर ऑफ पार्टनर बिलो 2, अगेंस्ट सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, डिफॉल्ट, फाइलिंग कितना साल के लिए कंटिन्यूअसली, 5 साल के लिए, अकाउंट, सॉल्वेंसी, एनुअल रिटर्न. एएनएन क्या है? एनुअल रिटर्न है, पता है ना. और जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स. टाइम टू टाइम सीजी अगर रूल्स प्रिस्क्राइब करना चाहे इन रिलेशन टू वाइंडिंग अप तो कर सकता है. सीजी टू प्रिस्क्राइब रूल्स इन रिलेशन टू वाइंडिंग अप. सीजी टू प्रिस्क्राइब रूल्स इन रिलेशन टू वाइंडिंग अप. हो गया. अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि हम पार्टनर एलएलपी में और हम कोई लोन दिए, बट नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर, बट एज अ मनी लेंडर, या फिर जैसे बैंक से तुमने लोन लिया, तो इन दैट केस मेरे को कैसे ट्रीट किया जाएगा? पार्टनर की तरह कि मेरे को एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाएगा? आउटसाइडर तो मेरे को क्या सारा राइट्स एंड ऑब्लिगेशन मिलेगा जो जैसे आउटसाइडर अगर लोन देता उसको मिलता? हाँ, समझ में आ रहा है? क्योंकि लोन देना पार्टनर का कोई ड्यूटी है क्या? या कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन मैंने किया, मैंने मान लो कि कोई सामान बेचा क्रेडिट पे, तो मेरे को कैसा ट्रीटमेंट मिलेगा? अरे ये तो पार्टनर है, ये तो घर का ही है, इसको बाद में पैसा दे देंगे. कि एज एन आउटसाइडर जैसे एक नॉर्मल क्रेडिटर को मिलता वैसा ही मिलेगा कि नहीं? तो वही बोल रहा है कि अगर कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन पार्टनर कर रहा है इन एनी अदर कैपेसिटी, तो उसको ट्रीटमेंट कैसा मिलेगा? एज एन आउटसाइडर, नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर. ठीक है, देख लो. 66 में क्या लिखा है? बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ पार्टनर विथ क्या? एलएलपी. अब पार्टनर में लेंड क्या? मनी,
या फिर क्या कर सकता है, ट्रांजैक्ट कर सकता है विद एलएलपी एंड हैज द क्या, सेम राइट्स एंड ऑब्लिगेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, सच ट्रांजैक्शन एज टू अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टनर। लिख लो, कोई दिक्कत है ये? और याद है मैंने आपको बोला था कि कहीं कहीं पे जो डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है, किसका डेफिनेशन अप्लाई कर जाएगा, कंपनीज एक्ट का। तो वैसे ही ना कुछ कुछ जगह अगर सीजी चाहे तो नोटिफिकेशन लाकर ये बोल सकता है कि कंपनीज एक्ट का कुछ कुछ प्रोविजन हम लोग एलएलपी एक्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे, एलएलपी के ऊपर अप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है? सो इफ सीजी वांट, सीजी नोटिफाई कर सकता है कि दैट सम ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट में अप्लाई टू क्या, एलएलपी, आइदर होली या विद सब्जेक्ट टू सर्टेन मॉडिफिकेशन चेंजेस। लेकिन सीजी खुद अपने आप डिसाइड करेगा क्या ये बात? जब सीजी को ऐसा लग रहा है ना, पता है क्या करेगा, एक ड्राफ्ट प्रपोजल देगा पहले किसको, बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट का दोनों हाउस अप्रूवल किया है तभी कंपनीज एक्ट का प्रोविजन अप्लाई करेगा किसके ऊपर, एलएलपी के ऊपर। बट उन लोग अगर रिजेक्ट कर दिया या मॉडिफिकेशन कर दिया तब इन दैट केस जैसा उन लोग बोल रहे हैं वैसा ही होगा। रिजेक्ट कर दिया तो अप्लाई नहीं होगा, और मॉडिफिकेशन सजेस्ट किया तो विल बी एप्लीकेबल बट सब्जेक्ट टू सच मॉडिफिकेशन। दैट इज योर सेक्शन 67। partner may lend money and transact other business with the LLP and has the same rights and obligation with respect to क्या, such transaction as to the person who is not a partner। ये समझ गए? देख लो 67। सेक्शन 67 में क्या बोला हुआ है ध्यान से सुनो। जैसे हम तुम लोग को जब डेफिनेशन करवा रहे थे, हम ऑलरेडी बोले थे कि कहीं कहीं कुछ कुछ डेफिनेशन जो एलएलपी में नहीं कवर्ड है वहां पे कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन एप्लीकेबल हो जाएगा। बट सेक्शन 67 में क्या बोल रहा है कि अगर सीजी चाहे तो वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन लाकर कंपनीज एक्ट का जो प्रोविजन जो कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है वो एलएलपी के ऊपर भी एप्लीकेबल करवा सकता है। लेकिन वो अपनी मर्जी से ऐसा खुद नहीं कर सकता, उसको ये प्रपोजल किसके सामने ले डाउन करना पड़ेगा, बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। अगर उन्होंने अप्रूवल दिया तब ये अलाउ किया जाएगा, बट अगर उन्हें रिजेक्ट कर दिया तो क्या इंप्लीमेंट होगा, क्या अप्लाई होगा, क्या नहीं। तो वही लिखा हुआ है। पवन, आपका जो क्वेश्चन एनुअल रिटर्न का, तो भाई एनुअल रिटर्न अलग होता है, जाकर चेक करो, हमने डेफिनेशन किया था। और स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी और फाइनेंशियल अकाउंट्स अलग होता है। रिटर्न में आप क्या दे रहे हो,
नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना है, पूरा एक समराइज डिटेल देते हो अपने मैनेजमेंट के अफेयर्स के बारे में, तो 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दे ही सकते हो ना। इनफैक्ट कंपनी का टर्नओवर अगर जीरो भी होता है ना तो भी एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, टर्नओवर हो नहीं हो उससे मतलब नहीं, एनुअल रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड। सो आई थिंक पवन योर क्वेरी हैज बीन रिजॉल्व्ड एंड गांधी 67 सेक्शन इज क्लियर और नॉट, टेल मी। वाइंडिंग अप का हेडिंग शो करें, हेडिंग क्या था वाइंडिंग अप का बताइएगा थोड़ा। वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, कहीं कहीं पे एडिशनल फीस प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, ठीक है, और अगर एडिशनल फीस प्रिस्क्राइब किया जाएगा ना तो वो ट्वाइस हो जाता है, जो नॉर्मल लिखा हुआ है ना प्रोविजंस में उसका क्या हो जाएगा, डबल। इररेलेवेंट क्वेश्चन आएगा भी नहीं कभी इससे, लिख लो ऐसे ही, सेक्शन हो रहा है ना सिर्फ 67 69 लिखना है, लिख लो। एनहांस्ड पनिशमेंट कितना हो जाएगा, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द फाइन। 69 70 नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, विल नेवर ऑल्सो कम इन योर एग्जाम। इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो स्किप दिस 2 sections। चाहो तो लिखो, चाहो तो छोड़ दो, आपकी मर्जी। बट मान लो कहीं पे भी आ गया गलती से, अगर एनहांस्ड क्या है तो तुमको ऐसे याद तो रहेगा, डबल डबल, मैम ने बोला कि ट्वाइस ट्वाइस, बस ट्वाइस वर्ड याद रखना। ट्वाइस अमाउंट ऑफ क्या, बोलो, फाइन फॉर सच ऑफेंस। आज तक तो देखो नहीं आया है। अब हम बस खाली एक इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ाएंगे, इनफैक्ट दोनों पढ़ाएंगे, बट ये जो इसका है ना कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, इसका हम नोट्स दे देंगे, अभी लिखवाएंगे नहीं क्लास में, ठीक है। और एक खाली टॉपिक लिखवाएंगे जो कि असाइनमेंट ऑफ राइट्स है, ट्रांसफर ऑफ राइट्स। अब ये आप मुझे बताओगे, जैसे याद है पार्टनरशिप फॉर्म में राइट्स वगैरह ट्रांसफर हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, याद है। और अगर कंपनी है और अगर पब्लिक कंपनी है तो शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, याद है। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी में तुम शेयर ट्रांसफरेबल कर रहे हो उसमें तो रेस्ट्रिक्शंस है ना, याद है कि नहीं, पूछिए, करना पड़ेगा ना। तो वैसे ही व्हाट अबाउट द एलएलपी, एलएलपी का जो पार्टनर है, आर यू डन विथ योर राइटिंग पार्ट, कैन आई स्पीक, दिस एन इंपॉर्टेंट टॉपिक गोइंग ऑन। फिनिश ऑफ योर राइटिंग देन आई विल स्पीक। सुनना ध्यान से, हेडिंग पढ़ो क्या लिखा है, असाइनमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ द पार्टनरशिप राइट। इसका क्या मतलब है, मान लो कि मेरा एक एलएलपी है, हम पार्टनर हैं, हम चाहते हैं कि एलएलपी में मेरा जो प्रॉफिट का हिस्सा है ना, मेरा जो प्रॉफिट या लॉस का जो हिस्सा है, या मेरा जो टैंजिबल एसेट के ऊपर मान लो कोई हिस्सा है, या कोई भी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन में मेरा हिस्सा है, हम चाहते हैं कि ये राइट जो है इसको मिले। कैन आई ट्रांसफर द राइट, यस आई कैन, मैं राइट ट्रांसफर कर सकती हूँ। तो मैंने इसको राइट दे दिया। याद है पार्टनर में एक सब पार्टनर का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, छोड़ो, हम अपना राइट ट्रांसफर कर सकते हैं, बस इतना याद रखना। अगर एलएलपी में एक पार्टनर अपना प्रॉफिट का हिस्सा किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर करना चाहते हैं, ही इज अलाउड और नॉट अलाउड, ही इज अलाउड। बट क्या इसका ये मतलब है मैंने तो इसको खाली क्या चीज में हक दिया, अपना प्रॉफिट में, अब ये क्या किया, कल से अपना को पार्टनर समझने लग गया, आकर बैठने लग गया। अभी तक हम लोग तीनों थे ना, अब ये भी आ गया है। फिर तुम लोग पूछ रहे तुम कौन, हम वही है जिसको दिव्या मैम अपना राइट असाइन किया प्रॉफिट में। बोली प्रॉफिट में असाइन किए ना, तो चुपचाप बैठो, प्रॉफिट होगा तो तुमको भिजवा देंगे चेक। अभी किस लिए आया है, अभी हम देखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करेंगे, तुम लोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं चेक करेंगे। हमको भी लेके चलो, कौन सा डील कर रहे हो, मार के भगा देना इसको, अलाउड नहीं है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं। तो यानी जस्ट बिकॉज मैंने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट का राइट इसको दे दिया, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करेगा आकर, कोई भी एरा गैरा नत्थु केरा मैनेजमेंट में आके पार्टिसिपेट करने लग जाएगा। इज इट अलाउड कि नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। और क्या इसका ये मतलब है हम पार्टनर नहीं रहे, जस्ट बिकॉज मैंने अपना कुछ प्रॉफिट का हिस्सा इसको दे दिया, राइट असाइन कर दिया, तो क्या हम पार्टनर से हट गए क्या। तो हम आकर कर सकते हैं कि नहीं एडमिनिस्ट्रेशन, हम मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बस यही लिखना है, इसके ऊपर अब क्वेश्चन आएगा, संभाल लेना। वापस से मेरे को बताओ, क्या एक पार्टनर अपना राइट्स टू शेयर प्रॉफिट, टू रिसीव प्रॉफिट ट्रांसफर कर सकता है किसी थर्ड पर्सन को, यस। बट क्या इससे उसको मैनेजमेंट राइट भी ट्रांसफर हो गया, क्या उसके पास हक है बिजनेस में आके पार्टिसिपेट करेगा। क्या इसका ये मतलब है मेरा सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप राइट्स हो गया, नहीं। अरे हम तो पार्टनर रहेंगे ही, सीज हो गए हम। जस्ट बिकॉज मैंने उसको अपना प्रॉफिट में हिस्सा दे दिया, हम खत्म तुम लोग की नजरों में। हम पार्टनर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हम आकर मैनेजमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या ये आकर दखलंदाजी करेगा क्या। अच्छा इसको बोल रहे हर्षित बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओ, हमको लग रहा है तुम गड़बड़ किया है, प्रॉफिट मेरा शेयर कम दिया है, क्या करोगे
बोल रहे मार के भगा देंगे। हाँ, तो इसको तुम लोग मतलब खाली मैनेजमेंट छोड़ो, तुम लोग इसको बुक्स में अकाउंट दिखाने के लिए भी बाउंड नहीं है, या कर बीच में अपना दखलंदाजी नहीं करेगा, नो स्पोक नहीं करेगा। क्लियर है? चलो देखो क्या लिखा हुआ है। राइट्स ऑफ अ पार्टनर टू शेयर, राइट्स ऑफ अ पार्टनर टू शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड टू रिसीव, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन आर क्या, ट्रांसफरेबल, या तो मैंने पूरा का पूरा कर दिया या फिर आधा ये लेगा आधा हम लेंगे। क्लियर? बट ट्रांसफर डज नॉट बाय इटसेल्फ क्या कॉज डिसएसोसिएशन ऑफ पार्टनर, और क्या इसका ये मतलब हो गया पार्टनरशिप डिसॉल्व? ना तो एलएलपी डिसॉल्व हुआ है, ना तो मेरा इंटरेस्ट डिसॉल्व हुआ है। मेरा इंटरेस्ट भी जिंदा है और तुम लोग का एलएलपी भी जिंदा है। ट्रांसफरी कौन है? आई एम द ट्रांसफरर। हु इज द ट्रांसफरी? ही इज अ ट्रांसफरी, या इसको असाइनी बोल लो। ही इज नॉट एंटाइटल्ड, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्या, पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट और द कंडक्ट ऑफ क्या, एक्टिविटीज ऑफ द एलएलपी, और एक्सेस क्या, एनी इंफॉर्मेशन कंसर्निंग टू द ट्रांजेक्शंस ऑफ द एलएलपी। समझ गए? लिख लो, राइट डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट। लिख लो, असाइनमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ पार्टनरशिप राइट्स। पार्टनर के पास राइट है क्या अपना प्रॉफिट लॉस शेयर कर सकता है किसी और के संग? पूरा भी कर सकता है और पार्टली भी। जैसे मान लो मेरे को 25% प्रॉफिट में हिस्सा है, हम बोले 25 तुम एक काम करो, 15 तुम रखना, 10 हम रखेंगे, या पूरा 25 तुम रख, तो भी हम मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पूरा 25 भी मैंने इसको प्रॉफिट शेयर दे दिया, हाँ, बट ये आके कर सकता है नहीं। फिर एलएलपी एग्रीमेंट चेंज करो, मेरा सेसेशन कराओ, इसका एडमिशन कराओ, और सेसेशन एडमिशन होता है तो ये बात किसको बताना पड़ता है? एलएलपी को, रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है। कौन सा फॉर्म में बताना पड़ता है? कल ही बताए थे हम, कल ही बताए थे तुम लोग को, हम बोले रिवाइज किया करो घर में डेली। देखो कल ही बताए थे। चेंजेस इन पार्टनर खोलो, और ये भी बोले थे कि अगर उसको डर लग रहा है वो नहीं बताएगा तो खुद भी जाकर बता सकता है रजिस्ट्रार को। 4 लिखा हुआ है कि नहीं? देखो तुम लोग बोला हम लोग रिवाइज करके आ रहे हैं डेली, नहीं होगा, एक बार रिवीजन कर लोगे नहीं होगा। और जब फॉर्म नंबर नहीं याद है तो क्या लिखाना? एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। बट गलत मत करना, गेस वर्क करोगे बहुत गलत हो जाएगा। डू नॉट राइट द सेक्शन नंबर, फॉर्म नंबर, unless you are very sure about it. If you are not sure, as may be prescribed. हो गया? बातचीत नहीं करो, पढ़ाई करो, डू नॉट टॉक, प्लीज स्टडी। या तो कंपनीज एक्ट में हम लोग पढ़े थे रजिस्ट्रार कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहे तो मंगवा सकता है, तो ऐसे रजिस्ट्रार क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, उसको कुछ डाउट लग रहा है, इंफॉर्मेशन किससे मंगवा सकता है? डीपी से, पार्टनर से, एलएलपी से, या इंप्लॉय से, और वो देना पड़ेगा क्या उन लोग को इन्फॉर्मेशन? हाँ, समन वगैरह भी करवा सकता है ना, इंस्पेक्टर को भी भेज सकता है। और अगर उन लोग नहीं आया या फिर डॉक्यूमेंट जो मांगा वो नहीं दिया तो क्या लगेगा बताओ? हाँ, जो हर बार लगता है। हो गया क्या यहां तक? लिख लो, लास्ट टॉपिक फॉर द डे लिखोगे और फिर हम एक टॉपिक समझाएंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। कॉम्प्रोमाइज एंड क्या? कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट एंड मर्जर एंड अमलगमेशन
अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट एक पेज में पूरा समरी नोट्स बना दिया, वो रीड करोगे खुद से भी तो भी समझ में आ जाएगा, इतना इजी है। यहां तक हो गया क्या? एलएलपी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। क्यों वाइंडिंग अप नहीं किया उसका? अभी पैदा हुआ है, 4 क्लास पहले पैदा हो गया था। डन, ये लिख लो तो। देखो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि नहीं, बताओ। रजिस्ट्रार के पास पावर है क्या इंस्पेक्ट करने का, कोई भी डॉक्यूमेंट मंगवाने का? किससे मंगवा सकता है? या तो पार्टनर, या तो डीपी, या तो एलएलपी, या तो एम्प्लॉय। राइट डाउन। थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है? एज के बाद क्या? एज कहाँ है? कहाँ एज है? असाइनी है वो, असाइनी। ट्रांसफरी और असाइनी, नॉट एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। एमजीएमटी कौन है बाबा? मैनेजमेंट। एग्जाम में तुम यही स्पेलिंग लिखोगे, एमजीएमटी। चलो ये लिख लो जल्दी से। देखो क्या लिखा हुआ है। रजिस्ट्रार क्या कर सकता है? किससे किससे इंफॉर्मेशन मंगा सकता है? जल्दी बोलो। इन्फो, इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन। किससे? या तो पार्टनर, डीपी, एम्प्लॉय, समवन बिफोर हिम और एनी इंस्पेक्टर और एनी पब्लिक ऑफिसर। बोलते हैं ना, आया बुलावा, सम्मन आया, सम्मन लेटर आया है, इंस्पेक्टर बुला रहे, पब्लिक ऑफिसर बुला रहे तुमको कोई, ठीक है। और अगर जिसको बुलाया वो नहीं आया तो क्या ठोकोगे? बोलो। हाँ, फाइन। कितना का? अप टू ₹2000, मैक्सिमम अप टू कितना? 25। फाइन ऑफ मिनिमम 2000 which may extend up to 25,000. Power of registrar to obtain information. खाली ये लिख लो बस लास्ट। फिर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हम लोग खाली रीड कर लेंगे और फिर छोड़ देंगे, और वो नोट्स हम तुम लोग को टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देंगे। हाँ नहीं तो तुम क्या किया 4 क्लास से? नहीं तुम बोलोगे तो हम भेज देंगे। डू यू नीड? शुड आई सेंड द एंटायर नोट्स? हम तो भेज देंगे, लेकिन तुम ही लोग को प्रॉब्लम होता है, तुम ही लोग बोलता है। हमको क्या, हम तो भेज देंगे जैसा तुम लोग बोलेगा। हो गया क्या? लास्ट टॉपिक फॉर द डे, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। मेरे को नहीं लगता ये टॉपिक एग्जाम में आएगा। नहीं तुम्हारे लिए देखो, इतना मेहनत से देखो, सब देखो, पूरा डायग्राम वगैरह सब बनाए हैं, देखो। एक बार सुन लो ना, छोड़ दो, बाद में लिख लेना। इधर आओ, पढ़ो क्या लिखा है। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। व्हाट इज कॉम्प्रोमाइज? सुनो, अब एलएलपी को क्या है? रुपया चुकाना है, लेकिन एलएलपी का पार्टनर को लग रहा है या एलएलपी का क्रेडिटर को लग रहा है कि एलएलपी के पास पैसा नहीं है। जैसे मान लो ये क्रेडिटर है, इसको एलएलपी से 1 करोड़ रुपया पाना है, बट इसको दिखाई दे रहा है एलएलपी इसका पूरा रुपया चुकाने के लिए काबिलियत ही नहीं रखता, तो ये खुद चाह रहा है कि हम क्या कर ले, अपना डेट को कॉम्प्रोमाइज कर ले, 60 लाख में चुकवा ले, 40 लाख में चुकवा ले, उसका असेट बिकवा दे। तो ये खुद तो डिसाइड नहीं करेगा, इसको किसके पास जाना पड़ेगा? ट्राइब्यूनल। तो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है ट्राइब्यूनल को? या तो एलएलपी को खुद लग रहा है एलएलपी में अप्लाई, या एनी ऑफ द पार्टनर में अप्लाई, या फिर एनी ऑफ द क्रेडिटर में अप्लाई। समझ में रहे? या फिर लिक्विडेटर, जो ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है इन केस ऑफ द लिक्विडेशन, किसको अप्लाई करेगा बताओ? ट्राइब्यूनल। और जब अप्लाई करेगा ट्राइब्यूनल क्या बोलेगा? एक तो मीटिंग रखने। अगर क्रेडिटर अप्लाई कर रहा है तो तुम मान लो गया, बोलेगा कि सारा क्रेडिटर का मीटिंग रखो। अगर पार्टनर अप्लाई कर रहा है तो सारा पार्टनर्स का मीटिंग रखो। फिर मीटिंग में कम से कम 3/4 को एग्री होना चाहिए कॉम्प्रोमाइज के लिए, कि दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। जैसे इसको लग रहा है ना कि इसका रुपया नहीं मिलेगा, बाकी क्रेडिटर लोग को लग रहा है मिल जाएगा, तो हो सकता है उन लोग बोलेगा हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो जो मीटिंग हो रहा है, चाहे पार्टनर का मीटिंग हो चाहे क्रेडिटर का मीटिंग हो, उसमें से कितने बंदे को क्या करना पड़ेगा? अप्रूवल देना पड़ेगा दैट दे आर रेडी फॉर द कॉम्प्रोमाइज। कितने को? एटलीस्ट 3/4। तो अगर 3/4 एग्री करेगा तब अब ट्राइब्यूनल क्या करेगा? सैंक्शन कर भी सकता है और सैंक्शन नहीं भी कर सकता है। अगर सैंक्शन कर दिया तब फिर ये ऑर्डर क्या हो जाएगा? बाइंडिंग। तब ये ऑर्डर क्या हो जाएगा? बाइंडिंग। कॉम्प्रोमाइज होना ही पड़ेगा। तो वो तो अच्छा ही है एलएलपी के लिए।
अब अच्छा क्या, एलएलपी तो वैसे भी खत्म हो रहा है, समझ में, वाइंडिंग अप। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ट्राइब्यूनल को लग रहा है कि ये जबरदस्ती का साजिश है जानबूझ के पैसा नहीं चुकाने के लिए, तो अगर ट्राइब्यूनल को लग रहा है तो ट्राइब्यूनल डज नॉट सैंक्शंस द अरेंजमेंट। ऐसा भी हो सकता है ट्राइब्यूनल नहीं माने, कब नहीं मानेगा, द ट्राइब्यूनल इज नॉट क्या, सेटिस्फाइड। और ऐसा कब होगा, जिसने अप्लाई किया ना एलएलपी को, क्या जिसने अप्लाई किया ट्राइब्यूनल को, क्या चीज के लिए, कॉम्प्रोमाइज के लिए, वो प्रॉपर्ली क्या किया है, इंफॉर्मेशन नहीं दिया ट्राइब्यूनल को, मटेरियल फैक्ट्स मिसिंग है, लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह अपडेट नहीं किया है, या कुछ भी अभी केसेस वगैरह इन्वेस्टिगेशन में पेंडिंग चल रहा है। सो आई रिपीट अगेन, ये पूरा चार्ट समझ गए, फ्लो चार्ट। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट या रिकंस्ट्रक्शन। एलएलपी का कॉम्प्रोमाइज के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, या तो क्रेडिटर या तो पार्टनर। तो इन लोग खुद अपने आप करेगा कि किसको अप्लाई करेगा, ट्राइब्यूनल किसको अप्लाई करेगा बताओ। फिर ट्राइब्यूनल क्या करेगा, मीटिंग बुलाएगा, किसका, अगर क्रेडिटर अप्लाई किया तो क्रेडिटर का, अगर पार्टनर अप्लाई किया तो पार्टनर का। फिर मीटिंग में कितना का अप्रूवल लगेगा कॉम्प्रोमाइज के लिए, 3/4 आइदर ऑफ द क्रेडिटर या फिर 3/4 आइदर ऑफ द पार्टनर, जिसका भी मीटिंग बुलाया गया है, ठीक है। अब वो लोग अग्री कर गया, तब अब ट्राइब्यूनल के पास दो ऑप्शन है, ट्राइब्यूनल भी हाँ बोल दिया तो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हैज बीन डन। लेकिन अगर ना बोला तो ना क्यों बोला, क्योंकि वो सेटिस्फाई, और सेटिस्फाई क्यों नहीं होगा, जब उसको क्या लग रहा है कि जिसने अप्लाई किया है कॉम्प्रोमाइज के लिए उसने ही हैज नॉट डिस्क्लोज द क्या, बाई एफिडेविट। एफिडेविट मतलब क्या पता है ना, सोन ऑन ओथ, कसम खा के बोलना पड़ता है ना, साइन करके कि हम जो भी तुमको इन्फॉर्मेशन दिए सब सच है, सच के अलावा और कुछ नहीं कहेंगे, समझ में आ रहा है। सो ऑल मटेरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू एलएलपी इंक्लूडिंग द लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन हैज नॉट बीन डिस्क्लोज्ड बाय एफिडेविट। कोई डाउट है यहाँ तक, क्लियर है, श्योर। क्या पेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या, अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उसका रिपोर्ट्स वगैरह अभी तक ठीक से आया नहीं है। अब देखो क्या लिखा है, ट्राइब्यूनल ऑर्डर जो भी वो देगा शैल बी फाइल्ड इन क्या, ई फॉर्म 22 बाय एलएलपी विद इन 30 डेज। अब जैसे मान लो ट्राइब्यूनल बोल दिया कि हाँ जाओ कॉम्प्रोमाइज कर लो, तो ये ऑर्डर किसके पास गया है, एलएलपी के पास। एलएलपी किसको बताएगा, रजिस्ट्रार को, कितने दिन के अंदर बताएगा, 30 डेज। कोई डाउट है यहाँ तक। अगर ऐसा नहीं किया, इसमें से कोई भी कॉन्ट्रवेंशन किया, तो वही 10,000 प्लस 100 रुपया पर डे अप टू 1 लाख, और उधर क्या 10,000 प्लस 100 रुपया पर डे अप टू कितना, 50,000 डीपी के केस में। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अच्छा ये पढ़ो, ट्राइब्यूनल ऑल्सो हैज अ पावर टू क्या, सुपरवाइज द कैरिंग आउट ऑफ द क्या, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। वो तो करेगा ही, देखेगा ना ठीक से हो रहा है कि नहीं, सेटलमेंट वगैरह कौन कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, क्लियर है। और कितना बार पता है क्या होता है, ट्राइब्यूनल खुद भी ऑन इट्स ओन मोशन भी अप्लाई कर सकता है क्या, वाइंडिंग अप के लिए। हाँ जब ट्राइब्यूनल को खुद लग रहा है, अभी तो हमने पढ़ा ना रीजंस, तो वही लिखा हुआ है, हो गया। दिस इज ऑल अबाउट योर कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। देखो ये चार्ट से तुमको कितना समय लगेगा रीड करने में, बताओ सच्ची सच्ची, 5 मिनट लगेगा। फिर से बोलो एक बार क्या पढ़ा, फिर से बोलो स्टार्टिंग से। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का मतलब समझ गए ना, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द डेट। तो कौन अप्लाई कर सकता है, किसको अप्लाई करेगा, या तो क्रेडिटर या तो पार्टनर। किसको अप्लाई करेगा, एलएलपी को। फिर एलएलपी को अप्लाई करेगा, ट्राइब्यूनल को अप्लाई करेगा। जिसका तुम जिसके लिए कर रहे हो उसी को बोलोगे, जिसका गलती है उसी को जाके बोलोगे। किसको अप्लाई करोगे, फिर ट्राइब्यूनल क्या ऑर्डर करेगा, मीटिंग। किसका मीटिंग, या तो क्रेडिटर या तो पार्टनर। फिर मीटिंग में कितने जन को अग्री करना पड़ेगा, अगर 3/4 एग्री कर गए तो हो गया क्या। हाँ ट्राइब्यूनल अपना फैसला सुनाएगा, वो करवाना चाहता है कि नहीं। अगर वो नहीं करवाना चाहता तो उसका रीजंस क्या हो सकता है, कि सामने वाला ने जो अप्लाई किया ठीक से एफिडेविट से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वगैरह, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वगैरह सबमिट नहीं की। और अगर कर दिया ऑर्डर तो ऑर्डर क्या रहने वाला है, बाइंडिंग। फिर वो जो भी कॉपी ऑफ ऑर्डर है एलएलपी को किसको फाइल करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को। कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर। हो गया। इसमें से कोई भी कॉन्ट्रवेंशन तो 10,000 चाहे डीपीओ चाहे एलएलपी, प्लस कितना 100 रुपीज पर डे अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 लाख फॉर एलएलपी, और उधर मैक्सिमम 50,000। और ट्राइब्यूनल भी पूरा प्रोसेस को सुपरवाइज कर सकता है क्या, हाँ क्लियर है। और ट्राइब्यूनल अपने खुद के मोशन में भी बोल सकता है क्या यार इसको वाइंडिंग अप करवाओ, वो तो ऑलरेडी किए ही हो ना, ठीक है। अब देखो ये क्या है, रिकंस्ट्रक्शन और अमलगमेशन ऑफ एलएलपी। नेक्स्ट टॉपिक, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अमलगमेशन, गठबंधन, गठजोड़ा, शादी। एलएलपी 1 एलएलपी 2 मिल गए और क्या पैदा हो गया, नहीं एक्चुअली होता क्या है ना, सुनो, अमलगमेशन या रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जैसे एलएलपी 1 और एलएलपी 2 का मर्जर हो रहा है, तो एलएलपी 1 अपना सारा असेट कहां ट्रांसफर कर दिया, एलएलपी 2 में, और एलएलपी 1 क्या हो गया, डिसॉल्व। और अभी कौन जिंदा रह गया, एलएलपी 2। समझ में आ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। जैसे हिंदू माइथोलॉजी में जब शादी होता है, तुमको तो पता ही है, सरनेम तो एक जन का चलता ही है ना, और एक जन को अपना सरनेम का बहिष्कार करना पड़ता है, तो वही तो मर्जर का क्लासिक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, अरे सुनो ना, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, जनरली गर्ल्स क्या करती है बताओ,
अपना परिवार छोड़कर उधर चली जाती है ना। समझ में आ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? वो तो उसका तो परिवार है ही लड़का का। तो वैसे यहाँ पे क्या हुआ, LLP1 चला गया कहाँ पे, LLP2। अब जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है किसके नाम पे हो रहा है, LLP2 अलॉन्ग विथ सारा क्या प्रॉपर्टीज ऑफ द LLP1। समझ में है हम क्या बोल रहे हैं? बट अभी नया जनरेशन है, अभी उल्टा भी हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। इट्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, सो आई डोंट रियली वांट टू गो इनसाइड इट। ओके चलो, इसलिए तो बोल रहे बातचीत नहीं करेंगे, नहीं, इट्स ऑल अबाउट द थॉट्स। समझ में आ रहे हैं? आप भी ग्रोन अप हो और मॉडर्न हो, सो यू ऑल्सो नो अबाउट इट। ओके चलो अब इधर स्टॉप टॉकिंग, देखो क्या लिखा है। तुम अपना टाइटल छोड़ोगी कि सामने वाला को अपना टाइटल दिलवाओगी, बोलो कृति। तुम बताओ क्या करोगी? हाँ बताओ। टाइटल नहीं चेंज करेगी, वेरी गुड, जोरदार तालियां हो जाए इस लड़की के लिए। तुम कैसा आंसर दे रही हो बाबू, ऐसे तो एकदम घूमती रहती हो एकदम बनकर लीडर सबकी। तुम बताओ निहारिका, तुम क्या करोगी? हाँ देखा, मैं मेरा टाइटल क्यों छोड़ू। व्हाट विल यू डू? अश्मिता, श्रुति, सेम। वो तो पता है मेरे को नहीं छोड़ेगी तुम बोलो। बहुत अच्छा टाइटल है, नहीं छोड़ेगी। दैट इज वेरी रेयर टू फाइंड, सेम टाइटल वाला देखेंगे बोलते हो। चलो इधर आओ, इधर आ जाए। कुछ आंसर में बदलाव आया कि अभी भी सोच रहे हो? देखा जाएगा, लड़का पे डिपेंड करता है कैसा है ना। हाँ देखो। चलो इधर। अच्छा एक एक यही क्वेश्चन हम तुमसे भी पूछना चाहेंगे, तू अपना टाइटल छोड़ेगा कि वही टाइटल रखेगा? छोड़ दोगे बोलते हो, टाइटल छोड़ दोगे अपना? हाँ क्या बात है यार, ऐसे लड़के मतलब गजब है यार। एक बार जोरदार तालियां हो जाए यार ऐसे लड़कों के लिए। छोड़े चाहे नहीं छोड़े, ये बोलना भी बहुत बड़ा बात है, तुम समझ रहे हो। सो चलो। अच्छा एक मम्मा वो है, सूर्या बोल रहा है मम्मी जो बोलेगी वही करेंगे। हाँ वो तो पता चलेगा जब गर्लफ्रेंड आएगी आपके लाइफ में। चलो इधर, चलो। इधर आए, अब हो गया तुम लोग का। क्या घोर फेमिनिज्म है, एक बच्चा बोल रहा है घोर फेमिनिज्म हो रहा है यहाँ पे। अभिषेक बोल रहा है एज में बी प्रेस्क्राइब्ड बाय पेरेंट्स। ये बहुत गलत है, बोलते जमाई बाबू बन के रहेगा, जमाई बाबू स्पॉटेड। ये गलत चीज है ना, वही बोला ना। थॉट्स ही मतलब तुम लोग का ऐसा है, मतलब हम इसलिए इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते। इन कंसल्टेशन विद दिव्या मैम, तो तुमको दिव्या मैम का आंसर तो पता ही होगा यार। चलो इधर, वही 6 महीने इधर 6 महीने उधर। नहीं, दोनों को बराबरी में मिलना चाहिए ना राइट्स, दोनों को बराबरी में राइट्स मिलना चाहिए, दोनों जगह रहो। और ये तो दोनों ही दोनों जने फिर घर छोड़ो। वाई शुड गर्ल्स ओनली डू द सैक्रिफाइसेस? सो दैट इज अ थिंग। चलो अरे इधर देखो, गठबंधन देखो क्या हो रहा है। ट्रांसफरर कौन है? LLP1। ट्रांसफरी मतलब क्या? ट्रांसफरर का पूरा एसेट लायबिलिटी कहां चला जाएगा बताओ? LLP2। लेकिन किससे इन लोगों को ये सब चीज का सैंक्शन लेना पड़ेगा बताओ? ट्राइब्यूनल। तो LLP1 इज गोइंग टू ट्रांसफर ऑल द एसेट एंड लायबिलिटी टू LLP2। तो इसी को क्या बोलते हैं? अमलगमेशन। ये दो का भी हो सकता है, दो से ज्यादा का। 3 LLP भी तो हो सकता है, ABC। और CLLP को A और B दोनों ने अपना सारा का सारा क्या किया? एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है? बट ओनली विद द क्या? सैंक्शन ऑफ द ट्राइब्यूनल। और ट्राइब्यूनल सैंक्शन करेगा कब? आफ्टर मेकिंग प्रोविजन फॉर द फॉलोइंग। क्या पूरा का पूरा ट्रांसफर? ट्रांसफर ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग। क्लियर है? फिर ट्रांसफर और ट्रांसफरी के बीच में क्या लीगल प्रोसीडिंग्स रहेगा? और एक बात बताओ, अगर LLP1 से LLP2 में ट्रांसफर हो रहा है तो LLP1 का क्या डिसोल्यूशन होगा कि नहीं होगा? हाँ, पूरा का पूरा अगर तुमने ट्रांसफर कर दिया तब तो LLP1 इज गोइंग टू गेट व्हाट? डिसॉल्व। क्लियर है यहाँ तक? और फिर कितनी बार पता है क्या होता है, तुमको तो पता ही है यार, कितनी बार शादी में भोजन खुश नहीं होते हैं, होता है ना ऐसे रिलेटिव में। तो वैसे ही मान लो
हाँ, वो फूफा जी खुश नहीं है तो फूफा जी को भी कुछ एग्जिट ऑप्शन दो। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे जैसे इसने ट्रांसफर कर दिया, हो सकता है ना एग्जिस्टिंग एलएलपी के पार्टनर्स दे आर नॉट हैप्पी, तो उनको कुछ फिर क्या देना पड़ेगा तुमको, एग्जिट टू द डिसेंडिंग पार्टनर, यू हैव टू गिव देम एन क्या, एग्जिट ऑप्शन। उनके लिए भी कुछ प्रबंध करो। होता है ना कोई शादी में राजी नहीं है, फिर उसको कुछ अलग से तुमको करना पड़ता है ना। हाँ, परिवार से उसको बाहर कर देते हो। तुम लोग यही करेगा, तुम लोग मिलजुल के नहीं चले, जो नहीं हटाओ भगाओ। तो देखो क्या लिखा है, प्रोविजन टू बी मेड बाय द ट्राइब्यूनल रिगार्डिंग क्या, एनी डिसेंट, डिसेंट मतलब क्या, दोज आर नॉट हैप्पी विद दिस क्या, विद दिस अमलगमेशन, क्लियर है, एंड सच अदर मैटर, जो उनको लगेगा करना चाहिए। ट्राइब्यूनल ये सारे मैटर के ऊपर क्या करेगा, चर्चा करेगा, और तब उसको सब कुछ सही लगेगा तभी सैंक्शन करेगा, क्या चीज के लिए, अमलगमेशन के लिए। तो क्या क्या चीज के ऊपर बताओ, प्रॉपर्टी पूरा ट्रांसफर होगा कि पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी होगा, कोई नाखुश है तो उसके लिए एग्जिट ऑप्शन आपने क्या दिया है, क्या डिसोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, और क्या पुराना, जैसे ये ट्रांसफर हो गया ना तो क्या पुराना, जैसे तुम बोले ना पुराना टाइटल हम नहीं छोड़ेंगे, तो क्या पुराना एलएलपी का अस्तित्व अभी भी रहेगा कि नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, तो ये सब कौन डिसाइड करेगा बताओ, क्लियर है। अब देखो क्या लिखा है, ट्राइब्यूनल शेल नॉट पास ऑर्डर फॉर अमलगमेशन ऑफ वन एलएलपी दैट इज बीइंग वुंड अप विद अदर एलएलपी अनलेस report from registrar that the affairs of the LLP are conducted not prejudicial to the interest of the partner or public। तुमको शादी करने का परमिशन कब तक नहीं मिलता है बताओ, जब तक मम्मी पापा सेटिस्फाइड नहीं हो जाए कि ये शादी तुम्हारे भलाई के लिए हो रहा है। इट इज नॉट प्रीजुडिशियल टू देयर इंटरेस्ट ऑल्सो, समझ रहे, तो वही बोल रहा है, इट इज नॉट प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ एनी ऑफ द पार्टनर और पब्लिक, समझ में आ रहा है, तो वही चीज यहाँ पे है। तो मतलब अलाउ करेगा ट्राइब्यूनल, कब कब अलाउ करेगा ऐसा गठबंधन, तुम लोग देखते हैं ना, पेरेंट्स लोग बोलता है तभी अलाउ करेंगे, सब कुछ देखकर करता है ना शादी, तुम्हारा सब है कि नहीं है, लड़का वाला ठीक है कि नहीं, लड़की वाली ठीक है कि नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा, देयर आर लॉट ऑफ बैकग्राउंड रिसर्च, तो वैसे ही अमलगमेशन देखकर करेगा। इट शुड नॉट बी प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द, अरे बोलो, टू द इंटरेस्ट ऑफ द क्या, फैमिली नहीं, टू द इंटरेस्ट ऑफ द क्या, पार्टनर या फिर पब्लिक, क्लियर है। आर वी थ्रू विद दिस और नॉट, क्लियर। और जो भी है सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ ऑर्डर, रजिस्ट्रार को ट्राइब्यूनल को ऑर्डर सबमिट करना पड़ेगा क्या, कितने दिन के अंदर, 30 डेज। और पेनल्टी देखो क्या लिखा है मैंने, सेम एज 60, जो अभी किया ना लास्ट में पेनल्टी, वही सेम एज 60। कोई दिक्कत यहां तक, हो गया डन। तो दो चीज किया, इसका हम तुमको हैंड रिटन नोट शेयर कर देंगे। एक क्या किया बताओ, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, रिकंस्ट्रक्शन, और ये हमने क्या किया, अमलगमेशन, गठबंधन, क्लियर है। और जो गठबंधन का ऑर्डर आएगा कितना दिन में फाइल करना पड़ेगा ट्राइब्यूनल रजिस्ट्रार के संग, विद इन 30 डेज। लेकिन ट्राइब्यूनल तब तक ऑर्डर नहीं पास करेगा, अप्रूव नहीं करेगा, जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं है कि अमलगमेशन इज क्या, नॉट प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ एनी ऑफ द पार्टनर और टू द पब्लिक, क्लियर है। अब तुमको क्या लगता है सब टॉपिक एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो तुमने सुन तो लिया ही है, कभी भूलोगे ही नहीं, ये टॉपिक हमको अच्छे से पता है। अगर मेरे को एक बात बताओ, कॉम्प्रोमाइज करना है तो कितने प्रतिशत क्रेडिटर को हाँ बोलना पड़ेगा, वेरी गुड, 3/4 यानी कितना परसेंट हो गया, उसके बिना होगा क्या, अच्छा उनके हाँ बोलने के बाद भी जरूरी है क्या हो जाए कॉम्प्रोमाइज, क्यों, ट्राइब्यूनल चाहे तो मना कर सकता है, और ट्राइब्यूनल कब मना करता है, वेरी गुड, जब सॉल्वेंसी अकाउंट्स और सॉल्वेंसी वगैरह का जो रिपोर्ट्स वगैरह वो ठीक से सबमिट नहीं हुआ है ना, कुछ मटेरियल क्या हुआ है, मटेरियल फैक्ट्स को क्या किया गया है, कंसील किया गया है, इज देयर एनी कंसीलमेंट ऑफ द मटेरियल फैक्ट्स, कोई दिक्कत है यहां तक, क्लियर है। सुनो ना, एक बार खाली एक चीज कर लो, तुम लोग याद है 2 क्वेश्चन बचा हुआ था, 4 क्वेश्चन किए थे, देखा खोलकर नोट्स, बताओ क्या है 2 क्वेश्चन, कर लिया वो 2 क्वेश्चन भी, क्यों नहीं किया, मतलब कुछ भी देंगे एक्स्ट्रा तो करेगा नहीं, नहीं करेगा, बोलता भी है नहीं करेंगे। चलो कर लो 2 क्वेश्चन। जल्दी करो, क्वेश्चन पढ़ो। 5 हुआ था क्या, पढ़ो क्या लिखा है, रीड द क्वेश्चन, 4 तक हो गया था तो रीड द क्वेश्चन। वर्धमान स्टील एलएलपी वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1/9/2022, ठीक है, ऑन 1/1/2023 one partner of partnership firm named
Vardhiman Steel is registered with Indian Partnership Act 1932 since itna requested ROC that as the name of LLP is nearly resemble with the name of the already registered partnership firm, the name of the LLP should be changed. Explain whether Vardhaman Steel LLP is liable to change its name under the provision of the LLP Act or not. बताओ, tell me. तुमको याद है नाम क्या नहीं होना चाहिए बताओ? should not be identical or too nearly resemble. देखो undesirable नहीं होना चाहिए, या क्या बोला था, identical नहीं होना चाहिए, या too nearly resemble नहीं होना चाहिए. किसके साथ? any LLP or a company या any other person जिसका नाम क्या है, registered under the trademark. याद है? और फिर ये भी बोला था कि अगर नाम रिजेंबल है तब इन दैट केस क्या होगा बताओ? सीजी क्या करेगा? ऑर्डर पास करेगा, और कितने दिन के अंदर, विद इन 3 months आपको अपना नाम क्या कर लेना चाहिए? चेंज. और अगर आप नहीं करोगे तब फिर क्या होगा बताओ? सीजी खुद नया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देगा कि नहीं कर देगा बताओ? लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये प्रोविजन कब एप्लीकेबल है? अगर नेम टू नियरली रिजेंबल है. अच्छा एक बात बताओ, किससे रिजेंबल है? एलएलपी से या कंपनी? बट ये तो किससे बोल रहा है? पार्टनरशिप फर्म. और ये भी नहीं बोला है कि कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क. बोला है क्या कहीं उसका रजिस्ट्रेशन लिया हुआ ट्रेडमार्क का? तो ये तीनों ही केसेस सेटिस्फाई. वैसे कोई भी आंडू पांडू बोलेगा नाम चेंज करो, कर लोगे क्या? नहीं. करोगे कि नहीं करोगे? तो ये रिक्वायर्ड है कि नहीं रिक्वायर्ड है? सो देखो, नॉट, नीड नॉट क्या, चेंज इट्स नेम, इवन इट क्या, रिजेंबल विद द नेम ऑफ द. कब चेंज करना होगा? अगर किससे आइडेंटिकल है? एग्जिस्टिंग एलएलपी या फिर कंपनी या फिर क्या, ट्रेडमार्क. तो तुम बोल सकते हो ना थर्ड हो सकता है, बट यहाँ फिर लिखा रहता है ना क्वेश्चन में कि वो ट्रेडमार्क उसका क्या है, रजिस्टर्ड है अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट. बट ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं. एंड इट्स नॉट एन एलएलपी, इट्स नॉट अ कंपनी. कोई दिक्कत है क्या? अच्छा अगर यही पार्टनरशिप फर्म की जगह वो एलएलपी लिखा होता, भले ही ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसको नाम चेंज करना पड़ता कि नहीं? हाँ तब करना पड़ता है ना. श्योर. तो देख रहे हो ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ना कि वो जो अभी हम लोगों ने पढ़ा. चलो क्वेश्चन 6 पढ़ो. लास्ट क्वेश्चन है, देख लो, खत्म. पढ़ो. कनिक, प्रियांश, अभिनव, भावना वेर पार्टनर्स इन सिंह Jain and Associates LLP. So it's a limited liability partnership firm or not? Yes. LLP acronym है ना. Abhinav resigned from the firm with effect from 1st/11/2022. But this was not informed to ROC. LLP भी नहीं किया, अभिनव भी नहीं किया. Whether Abhinav will still be liable for the loss of the firm of the transaction entered after 1/11/2022. बताओ liable होगा कि नहीं होगा? Sure. क्योंकि मैंने बोला था ना कि अगर, बताओ अगर, एक सेकेंड, अगर तुम्हारा एलएलपी फॉर्म नहीं भी फाइल किया तो किसको कर देना चाहिए था? पार्टनर को. लिखवाया था कि नहीं वाला पॉइंट? तो गलती है ही ना उसका, नहीं किया. तो इन दैट केस अगर कोई भी लाइबिलिटी हो रही, विल कंटिन्यू टू रिमेन क्या, लाइबल. याद है, ही शैल स्टिल बी, द फॉर्मर पार्टनर शैल स्टिल बी रिगार्डेड एज अ पार्टनर. देखो नोट्स में लिखवाया है, अनलेस ही फाइल्स अ क्या, नोटिस टू द रजिस्ट्रार. या फिर अगर मान लो भले ही नोटिस नहीं गया रजिस्ट्रार के पास, लेकिन जो सामने वाले ने ट्रांजेक्शन किया है ना, उसको ये बात पता है कि ये नहीं रहा. कहा नहीं रहा, मतलब पार्टनर नहीं रहा, तब इन दैट केस वो पार्टनर लायबल नहीं. 2 केस लिखवाया था, याद करो. मेरा लाइन याद आ रहा है? द फॉर्मर पार्टनर शैल स्टिल बी रिगार्डेड एज अ पार्टनर. 2 केसेस में, या तो जब रजिस्ट्रार के पास नोटिस नहीं गया, या फिर कब, जो तुम्हारे संग डील कर रहे हैं उसको ये बात पता नहीं. तो एक केस तो हो ही गया ना कि रजिस्ट्रार के संग नोटिस फाइल नहीं, तो लायबल होगा कि नहीं होगा? होगा. देख लो, एज नो नोटिस वॉज गिवन, अभिनव विल क्या, स्टिल बी लायबल. तो ये सब अच्छे से लिख लोगे. पहला 4 क्वेश्चन लिखा था, और सुन लो आंसर लिखने का पैटर्न ऑलरेडी मैंने पहले भी तुमको बताया है. सबसे पहले क्या लिखोगे? रिलेटेड प्रोविजन. फिर क्या लिखोगे? फैक्ट्स एंड एनालिसिस. फिर क्या लिखोगे? कंक्लूजन. रिलेटेड प्रोविजन में तुमको यहाँ पे क्या लिखना था बताओ तो? अभी जो मैंने 2 बात बताया, 2 बात क्या बताया? कि अगर एक पार्टनर रिटायर हो गया, बट ही स्टिल विल बी क्या, रिगार्डेड एज अ पार्टनर. कब तक? जब तक उसने क्या नहीं दिया है, नोटिस नहीं दिया है, या फिर जो बंदा तुमसे ट्रांजैक्शन कर रहा है उसको ये बात पता नहीं. ये प्रोविजन हो गया. फिर फैक्ट्स में इन द गिवन केस, ये जो लिखा है. फिर कंक्लूजन, हेंस ही विल इन द लाइट ऑफ द above discussion he will continue to remain liable as no notice of his retirement. रिटायर किया ना, रेजिग्नेशन was given to the registrar. ROC मत बोलो, रजिस्ट्रार. कर लोगे क्या? जो ये सब लिख लिख कर प्रैक्टिस नहीं कर रहा, एग्जाम में हाथ नहीं चलेगा, फिर तुम रोओगे मेरा पेपर में मार्क्स कम आया. लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है, 1000 बार बता दिया मैंने. ठीक है, कर लोगे, लिख लोगे. चलो
आज के लिए यहीं तक रखते हैं. थैंक यू ऑल ऑफ यू. सो दिस वाज योर लास्ट क्लास ऑफ एलएलपी. एलएलपी का पूरा नोट्स में पूरा नोट शेयर कर दे रही हूँ. हैंड रिटन नोट्स कहाँ पे शेयर कर दे रही हूँ? टेलीग्राम चैनल में. ठीक है, दिव्या अग्रवाल मैम बोल के टेलीग्राम चैनल है, वहां पे डाउनलोड कर लेना. थैंक यू ऑल ऑफ यू. बाय बाय, टेक केयर. कैसा लगा एलएलपी? इजी की डिफिकल्ट? इजी. थैंक यू ऑल ऑफ यू. बाय. क्लासेस अच्छा लग रहा है तो फीडबैक जरूर देना वाया ईमेल, टेलीग्राम, एनीवेयर यू वांट. थैंक यू.